हमने पढ़ाए थे नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, क्या बोलेंगे? DPSP, यही बोला था शॉर्ट में हमने। ना सही है, DPSP सही है, पॉलिसी है लास्ट में। हाँ कोई बात नहीं, वो सही है। कोई नहीं, पी रखो, वो पॉलिसी होता है। देखो इनका इसमें डाल में जरा, ठीक है। देखो तो देखो डायरेक्टिव बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, पूरा नाम इसका होता है जी ना। और इसका जो हमने स्टार्टिंग बताई थी वो आपको बताई थी, कितना बताई थी बताइए? 31 से 51, यही अनुच्छेद थे सारे हमारे। बहुत बढ़िया रहता है। सरकार ने हमारे लिए 2 पॉलिसी दी। जब संविधान लिखा गया था तो कितनी पॉलिसी की बात की गई थी? 2 की। एक को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, जो हमारे जन्म होते ही हम पे क्या हो जाते हैं? लागू हो जाते हैं, यानी कि हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? मूल अधिकारों का। लेकिन उसके ब्याह पर एक और बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या होता है? देखिए मूल अधिकार में क्या बताया था हमने, बताओ कि हम कानून के लिए कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि न्याय के लिए न्यायालय जा सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। वो किस पर डिपेंड कर दिया गया? राज्य सरकार पर। किस पर कर दिया गया था? राज्य सरकार। कि कोई भी राज्य सरकारें हैं वो उन नियमों को लागू कर सकता है, यानी कि किनको? DPSP को, ठीक है। किसको कर सकता है? DPSP को कर सकता है, और उसका मन है तो नहीं कर सकता है। हमने अलग अलग बता दिया था, बोलो यस या नो। कहाँ से स्टार्ट हुए थे ये, कहाँ से लिए गए थे? तो आपको बताओ फटाफट। आयरलैंड से लिए गए। एक बार बता देते हैं कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। बता दिया था हमने ये वाला। आयरलैंड से कहाँ से लिए गए? तो बोलो स्पेन से लिए गए। कहाँ से? स्पेन ने खुद बनाए थे। तो अभी भारत में यानी कि पूरे विश्व में 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था बताओ? सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके पास क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। इन्होंने पहले ही कोई चीज़ तैयार कर रखी थी कि भाई ये हो सकता है भविष्य में जाकर, ठीक है। और ये जब जब लागू होंगे, नीति निर्देश जब जब लागू होंगे तो उनमें क्या होगा? एक संशोधन होगा। क्या होगा? संशोधन। और उसके द्वारा इन्हें क्या कानूनी रूप से लिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि का, खा ऐसे कर पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब हुआ उसी अनुच्छेद में क्या हुआ है? संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद दूसरी जगह वो रख दिए गए, यानी कानून रूप से वो ले लिए गए हैं। लेकिन कुछ को अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में होने की पूरी तैयारी है, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, हमने कल बता दी। चलिए सभी बताइए मिलके। 31 में बताओ। 31 में, हाँ, अनुच्छेद 31 में क्या था? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 31 में क्या था? राज्य की परिभाषा बताया था, ठीक है। 32 में बताओ क्या था? अच्छा सॉरी 36 है, हाँ वही तो कह रहे हैं, 31 कहाँ से आ गया इसमें? 36 है। तो 36 में क्या था बताओ? क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 में बताओ क्या था? न्याय परिवर्तनीय है ना, और वाद विवाद नहीं होगा। तो 37 में क्या था बताइए जल्दी जल्दी? 36 में राज्य की परिभाषा हो गया। राज्य का मतलब हमने बता दिया था, कोई विभाग हो सकता है जो अपना कानून खुद बनाए और अपनी सैलरी खुद बांटे। जैसे बिजली विभाग है, आपका एयरपोर्ट हो गया है ना, आपका रेलवे हो गया, ठीक है। और बाकी भारत है ही अपना, वो अलग बात है, सही। 37 में हमने बता दिया कि ये क्या है? परिवर्तनीय है। न्यायालय परिवर्तन, यानी न्यायालय के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसमें संशोधन के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, बट वाद विवाद योग नहीं है। आप किसी को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, इसमें कोई वाद विवाद नहीं कर सकते। चलिए 37 के बाद 38 में बताइए क्या था? कल हमने करा दिया, वहां तक बताते हैं फटाफट। बताइए 38 में क्या था? 38 में अनुच्छेद 38 में क्या बताया था? लोक कल्याण की आवृत्ति। लोक कल्याण की क्या थी? आवृत्ति थी। अब लोक कल्याण की आवृत्ति में कौन कौन थे? सामाजिक था, लोक कल्याण था, और आर्थिक राजनीतिक था। तो बताया गया था कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताओ 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई थी यहाँ पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बता दिया था हमने, ठीक। 39 में बताओ क्या था? 39 में नीति निर्देशक के अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष का जो वेतन होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। 40 बता दिया था हमने। 40 बताओ बेटा, आपस में बात नहीं है, समझो। ग्राम पंचायत थी, जो ग्राम पंचायतें थी वो रखी गई हैं अनुच्छेद कौन से में? 40 में। कौन से रखी गई हैं? 40 में। अभी आ चुका है आपका पैट में, ये क्वेश्चन आया था कि ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका वो 40 में है। ये 40 में रखी गई है किस तहत? नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। क्यों? क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर साहब क्या हुए थे? लड़ गए थे, डंडा निकाल लाए थे, बोले आज या तो ग्राम पंचायत रहेगी या तुम रहोगे, बताया था। हाँ, तो गांधी जो थे वो ग्राम पंचायत के
सहमति में थे, बोले ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब कह रहे थे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद बीच में आ गए और उन्होंने कहा ऐसा करो, इसे ना नीति निर्देशक तत्व में डाल दो, जिन राज्य का मन होगा। भाई ये नीति निर्देशक तत्व क्या है कि आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आपका कोर्ट है, न्यायालय है, अब वो कोई चीज़ बना दे, नीति निर्देशक में है वो, अब वो कहला लागू करो, जबरदस्ती लागू करवाए तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो चाहे वो कर सकता है। राज्य सरकारें करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो मत करें। समझ में आया? बहुत सारे कानून हैं, कुछ राज्यों में चलते हैं और कुछ में नहीं चलते हैं, तो इसका मतलब हुआ वो किसके अंतर्गत आएंगे, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम पंचायत में हमारी किसके, लेकिन बाद में इसमें एक संशोधन हो गया था, बताया था 73वां संशोधन था, और 273 में उसको उठाकर रख दिया जाके, अब वहाँ पर हम अलग से ग्राम पंचायत पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 41 बताया था हमने, फटाफट रिवीजन करा, जल्दी बताओ। जितनी चीज़ें आप रिपीट करते रहोगे, आप इतने मत समझो, जितना रिपीट होगा उतना ज़्यादा होगा। और एक बार संविधान हम करा देंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात को, आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे संविधान में। लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा सा धैर्य बना के चलें और आपको मिलेगा। मेन टॉपिक अभी हमारे यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना। जल्दी बताइए 41 में क्या था, 41 क्या था, कुछ दशाओं में क्या करना है, सरकारी सहायता देना है ना। कुछ दशाओं जैसे बुढ़ापा में पेंशन देना, विकलांग होना उस पर क्या देना, पेंशन देना, बताया था ये वाला सही। अगला 41 के बाद 42 में क्या था, 42 अनुच्छेद 42 में क्या था, फटाफट बताइए। 42 अनुच्छेद में क्या बताया गया था, न्याय संगत था, मनोचित दिशा, और क्या था आपका, प्रसूत सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रसूत सहायता बहुत बार पूछी गई है। तो न्याय संगत मतलब किसी को मनोदशा को देखते हुए न्याय संगत होना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, हमने बताया था कोई हार्ड वर्क कर रहा है, रेलवे में है, डी ग्रुप में बहुत होता है, पत्थर उठाते हैं, रेत ट्रॉक करते हैं, मान लो उससे टाइफाइड बन गया, अब वो 10-15 दिन बीमार रहा और उसके बाद ड्यूटी पे आया, तो क्या उसकी मनोदशा ठीक होगी, नहीं ना। तो ये कहा गया कि उसके साथ न्याय संगत होना चाहिए। अब उस पर आप पत्थर नहीं उठवा सकते, आप क्या करो, उसी के बिहाफ पर, मतलब उसी की कंडीशन देखते हुए उसको क्या दे दो, काम दे दो। और ज़्यादातर ये जो रखा गया था ना, ये ध्यान रखना, ये जो 42 रखा गया था, ये स्त्रियों को देख के रखा गया था, लेडीजों को, क्योंकि ज़्यादातर ना उन्हीं को बेचारों को दिक्कत आती है। बोले ऐसे ना, अगर फीवर आ जाए थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं जल्दी वो, है ना। और देखा होगा आपने हॉस्पिटलों में कभी लिखा है कि पुरुष विशेषज्ञ एक विभाग अलग से होता है, स्त्री विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ होता है अलग से, मतलब तो उनको जल्दी दिक्कत होती है। तो ये उन्हीं कर्मचारियों को देख के रखा गया है जिनको, जो लेडीज होती हैं उनको दिक्कत होती रहती है। तो ये 42 उन्हीं के लिए बनाया गया जाता है, पहले देखा गया है। तो उनकी मनोदशा को देखकर आप क्या कर सकते हो, काम करवा सकते हो। कल हमने बता दिया था, बोले यस या नो, ठीक। अब आया था कौन, 43 करा दिया था, बोलो 43 ही करा दिया था शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, क्या था इसमें, निर्वाह मजदूरी, ठीक है। आप बताइए, जो बेकारी थी ना, बेकारी बताई थी हमने, जो आप किसी से ऐसे काम नहीं करा सकते, कौन सा अनुच्छेद में था वो, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में था कि आप किसी पर फ्री में काम नहीं करा सकते, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आप उसको कोई ना कोई सैलरी जरूर देंगे, ठीक है, ये कहा था, ठीक। अब इसके बिहाफ पर नीति निर्देशक तत्व में क्या बनाया, अनुच्छेद 43 बनाया कि आप निर्वाह मजदूरी देंगे। क्या देंगे, निर्वाह मजदूरी। अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इतना रुपए दे दो कि वो जीवन निर्वाह आराम से कर सके। हो गया क्लियर बात, समझ में आ गई होगी। 43 के बाद हमने क्या बताया, 43 का बताया था, 43 का भी क्या था, तो कामगारों की सहमति। 43 का यानी कि इसका संशोधन जरूर हुआ होगा। अब चाहे 43 का लिखे आ जाए, चाहे 43 ए लिखे आ जाए, चाहे 43 फर्स्ट लिखे आ जाए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग अलग हो जाता है, रोमन में, इंग्लिश में, ठीक है। तो बताओ क्या था इसमें कि कामगारों की भागीदारी। जैसे मान लो कोई आपकी फैक्ट्री है, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, अब जो मेन मालिक है उसने कह दिया कि आपको 7 बजे आना है, तो क्या वो आ जाएंगे, नहीं ना। आपको पहले क्या करना, उनसे सहमति लेनी है। क्या लेनी है, सहमति, कि आप उस टाइम आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। जैसे हम आपसे डिस्कस करते हैं कि आप आ पाओगे, आप सर हमारी जॉब होती है, हम कहाँ जाते हैं, तो आप समस्या बता रहे हो, मैं कहता नहीं अब भाई 10 बजे आना सभी को, तो क्या आप कुछ भी नहीं सकते आप हमारा, लेकिन आप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, नहीं हम आएंगे नहीं भाई, कहेंगे हमारे पास टाइम है जिस नहीं हो पा रहा है, बात सुना रहे। तो ये सब क्या है 43 में। खा भी बताया था इसका, बोला करो आराम से, नींद छूट जाएगी, मन लगेगा पढ़ने में, नहीं बोलोगे तो बोरिंग महसूस होता है, थोड़ा सा बोलते रहा जल्दी, ये तो पढ़ाया हुआ है ना। खा में बताओ 43 खा, सहकारी, कोऑपरेटिव, है ना। कुछ काम सरकार होती है वो सारे काम अपने आप अधिकारियों से नहीं करा सकती, तो उसके लिए क्या बना देती है, समितियां बना देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। सभी जानते भी होंगे, कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, बहुत सारी हैं, तो उनको लिमिटेड होता है। 43 करा दिया था, और 44 नहीं करा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 44, डालिए। पीछे तक रिवीजन हो गया सभी का, कोई दिक्कत, चलिए अब डालते हैं हम इसका 44। क्या है 44, तो लिखिए अनुच्छेद 44। समझते हुए चलेंगे बहुत आराम से, और क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक ये हो गया, मूल अधिकार हो गए, प्रस्तावना हो गई, है ना,
अभी तलाक का मामला चला था बहुत, वो कोर्ट वाले आपको कराएंगे, उसमें तलाक भी आपको कराएंगे, अलग अलग कराएंगे, नागरिकता कराएंगे, क्योंकि उनमें से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो संविधान को एकदम पढ़ लो, आराम से अम्बेडकर बन जाओ, बात खत्म करो, सही है, आराम से पढ़ना चले। 44 में बताएंगे क्या है, पढ़ के आए 44, अनुच्छेद 44 में क्या दिया हुआ है, कुछ याद है हल्का सा? नहीं है, चलिए तो लिख लो, समान सिविल संहिता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, समान सिविल संहिता। मूल विधि में हम लोग यही चीजें पढ़ने वाले हैं वहां पे ना, दंड संहिता, समान संहिता, है ना, किस पे क्या लगाया, किसी ने आग लगा दी तो क्या होगा, है ना, किसी ने अपने आप लगाया और बच गई तो कौन सा केस लग जाएगा, ऐसे कर, यही तो पढ़ना है मूल विधियों में, बढ़िया करके पढ़ेंगे उनको भी। समान सिविल संहिता अभी ये लागू नहीं हुआ है, सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो, पहले ये नीति निर्देश तत्व में है लेकिन ये लागू नहीं हुआ है, सरकार इस पर अभी क्या कर रही है, विचार कर रही है, और 100% ये आएगा, भविष्य में जाकर ये क्या आएगा, अनुच्छेद 44 लागू होगा। क्लियर है ना? अब देखो सिविल संहिता जो है उससे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, मतलब किस किस पर हम जोड़ देते हैं कि क्या होना चाहिए आकर को, और इसे क्यों लाया गया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है विवाह, पहले नोट कर लेंगे फिर एक एक करके समझा देंगे। फिर आता है आपका तलाक, है ना, विवाह आएगा, तलाक आएगा। उसके बाद आता है वसीयत, वसीयत जानते हैं, पापा पर जो जमीन जो होती है वो वाली क्या होती है, हमारे अधिकार में होती है, तो किस तरह से होनी चाहिए उस पर बात करेंगे वसीयत में। और फिर आता है गोद लेना, गोद लेते हैं लोग बच्चों को, गोद लेना, ये सब किसके अंतर्गत आई थी, बोलो, सिविल संहिता के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, सिविल संहिता, ठीक है। जैसे आपने देखो दंड संहिता होती है, दंड संहिता का मतलब क्या होता है कि आपने क्या अपराध किया और आपको कैसे मारना है, यानी आपको क्या सजा देनी है, तो वो किस में आती है, आपकी दंड संहिता में आ जाती है। चुनाव संहिता देखा होगा आपने, लगता है कि चुनाव संहिता लग गई भाई, तो वो भी क्या अलग है। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो, वो सब एक साथ ही लगती है, तो ये समान रहती है, इसे समान संहिता बोलते हैं। और इसमें भी यही बात कही गई है कि सभी के लिए जो नियम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक आ जाता है, कौन आएगा बताओ, यहाँ पर एक कानून, जैसे हिंदुओं के लिए अपना रीति रिवाज का कानून लग जाता है और मुसलमानों के लिए अलग अपना रीति रिवाज का कानून लग जाता है। मुसलमान का हमने पढ़ाया था, बताओ याद है, तलाक के बारे में बताया भी था, तो उसको कौन सा कानून कहते हैं उनका, बोलो कौन सा कानून कहते हैं, हाँ सरिया कानून बोलते हैं उनको, उनका, है ना। अब समझते हैं, पहले देखो विवाह की बात करते हैं, पहले एक एक समझ लो फिर और बताते हैं। देखो विवाह का मतलब हुआ, जैसे हिंदू में तो हमारी परंपरा चली आई कि एक ही शादी करेंगे और दूसरी नहीं करेंगे, पूरा 7 जन्मों तक का प्यार हम उसी से पालेंगे, ठीक है, और आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मुस्लिम में आपने देखा होगा ये ज़्यादातर इन पे लागू हो जाता है। अब मुस्लिम में क्या कहते हैं, उनका कानून क्या कहता है कि वो विवाह कर सकते हैं, बहुविवाह कर सकते हैं। हिंदुओं को तो बहुत रेयर देखा होगा लोगों को, जो हाई फाई लोग होते हैं कर लेते हैं, बट हर कंडीशन लगाई गई है। जैसे मान लो आप विवाह दूसरा कर लें, जैसे हिंदू में मान लो, हिंदुओं में विवाह दूसरा कर सकते हैं, कब करेंगे, जब फर्स्ट बीवी से कोई बच्चा की उत्पत्ति ना हुई हो, सही है, तो आप शादी दूसरी कर लें, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। उसकी सहमति चाहिए होती है, उसकी सहमति चाहिए होती है। मेरी बात सुनो पूरी पहले। मान लो जैसे पहला है, बहुत सारा देखा होगा आपने, जैसे बड़ी बहन है, अब उसको कोई बेबी नहीं हुआ तो उसने कहा परिवार संपत्ति, हमारी तरफ एक वो पड़ता है, सुना होगा, वहाँ पर ऐसा हुआ है, तो वो अपनी सिस्टर से शादी करा देती है, छोटी वाली से ही, है ना, बोले भाई यहाँ से वंश चल जाएगा, ठीक है, तो वह होता है। तो वो क्या करता है, वो सहमति लिख के देती है, बड़ी जो भी जो पहली वाली होगी ना, वो सहमति कर देगी काउंट, तो वो मान लिया जाता है, वो बिना वो भी रह सकती है और दूसरी भी रह सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं, सही है। दूसरी कंडीशन में कि बीबी की डेथ हो गई हो तो वो नॉर्मली कर लेते हैं लोग, आराम से कर लेते हैं। तो ये 3 कंडीशनों में आप क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा होता है। जब राम जी जो थे, मैं सुना दूँ आपको थोड़ी चीज़, राम जी जब गए थे, जब वहाँ पर उन्होंने पूजा करी थी, जहाँ पर सुंदरकांड हुआ था, तमिलनाडु में पूजा करी थी समुद्र किनारे, तो उनको हवन करने के लिए एक विद्वान चाहिए था, बोले जो प्रखंड पंडित हो, जो उपनिषदों का ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञाता हो। तो वो वहाँ पे कौन था, सिर्फ रावण था, और सीता जी को चुरा के ले गया था। कट्टर तो सुनी थी राम में और उसमें, सही है। तो उन्होंने जामवंत से कहा, राम जी ने, बोले ऐसा आचार्य ढूंढ के लाओ और वो हवन करेंगे हम अपनी जीत के लिए। तो उन्हें कहीं और कोई आसपास है नहीं, रावण ही है, तो बोले भेज के देख लो अगर आ जाए तो। लेकिन उन लोगों में इतनी सभ्यता थी पहले कि ये हमारा भारत है, ये हमारी सनातन धर्म की, अभी आएगा आगे जाके ये भी आएगा कि हमें आदर करना है लोगों का। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दो संदेश। वो वहाँ गए, ठीक है, और वहाँ पे कहा कि आपको ऐसे ऐसे राम ने एक वो रखा है और आपको आचार्य रूप में नियुक्त किया है, यानी कि न्योता दिया है। हमारे यहाँ न्योता दिया जाता है, हम लोग कुत्ते को भी खिलाते हैं तो उसको न्योता दे के आते हैं पहले, ये हमारी संस्कृति है। बोले यस या नो, हम लोग खिलाते हैं वैसे,
गांव में देखा होगा आप लोगों ने, अरे खिलाते होंगे, अभी समझ नहीं आ रहा तुम्हें, हाँ हाँ भी नहीं कर रहे, ऐसे गुस्से में बैठो तुम लोग। तो कौओं को भी खिलाते हैं और कुत्तों को भी खिलाया जाता है, सही है। टाइम होता है कि उसमें खिलाते हैं, काले कुत्ते खिलाते हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाए, हाँ खिलाते नहीं तो उसको न्यूता पड़ जाता है, ऐसा नहीं फिर आएगा ही नहीं, रूठ जाता है, हमको बुलाया नहीं, हम आए नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या करा उन्होंने, बघामा जामंत गए और उन्होंने लंका में जाकर उनसे कह दिया, भाई रावण भी बहुत विद्वान था, उसने कोई बात नहीं हम आएंगे। लेकिन अब वहाँ पर हमारे सनातन जो धर्मी है वो उसमें ये था कि जो आचार्य हुआ करता था, जैसे मान लो कोई उनका जो जजमान है, जजमान बोलते हैं ना, जजमान है, अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, लकड़ी नहीं है हवन के लिए, सामग्री नहीं है, तो उस जजमान का कर्तव्य हुआ करता था कि वो लेके आया करता था, कौन, आचार्य। अब रामचंद्र की पत्नी भी नहीं थी, और हमारे यहाँ पूजा बिना पत्नी के अधूरी मानी जाती है, क्योंकि वो बैठती है, आधे आधे भागीदारी होती है उसकी भी, सही है। तो उन्होंने कहा भाई पत्नी की जुगाड़ कहाँ से करें, भाई रामचंद्र तो छोड़ दिया सब चीज़। अब उसे आया तो वो सबसे पहले लौट कर गया वापस, और कहाँ गया, अशोक वाटिका में, है ना। और वहाँ पर सीता जी से बोला कि आपने, आपके पति देव ने हमें हराने के लिए एक यज्ञ रखा है और आपको चलना है। तो जैसे ये बात कही सीता जी, देखिए ये हमारी संस्कृति समझना, आगे हम इसकी बात करेंगे। संस्कृत, सीता जी ने कहा प्रणाम आचार्य, जहाँ कट्टर दुश्मनी थी, यानी वो चुरा के लाया था सीता जी को, तो उन्हें कहा था प्रणाम आचार्य, यानी उन्हें क्या करे, आचार्य के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया था। जो कल तक वो टकटकी वाले देखा करता था, धमकाया करता था, बोले हमारी आधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन कभी भी संस्कृति थी, कभी की जबरदस्ती नहीं थी, है ना। उर्ली आता था, बाण मारता था किसके, जुबान के, और चला जाता था, यस है ना, वो भी एक धार्मिक था। आगे भैया लेके पुष्पयान से वापस आया, लौट के वहाँ उतारा उसने और अकेला चलाया, उनको सीता जी को वहीं छोड़ दिया उसी में पुष्पयान में। और रामचंद्र से बोला भाई सब चीज़ तैयार है, बोले हाँ तैयार है, सब चीज़ तैयार हो, ठीक। बोले आपकी पत्नी कहाँ है, रामचंद्र मुस्कुराए, बोलो वो तो आपके पास है, ठीक है भाई, किसके पास है, आपके पास है, तो बोले ठीक। तो अब हमारे यहाँ 3 कंडीशन होती हैं जो हम अभी बता रहे थे आपको, कि अगर पत्नी नहीं है तो हम हवन पर अकेले कैसे बैठ सकते हैं। या तो पत्नी भाग गई हो, छोड़ के चली गई हो, मतलब या तो आपने तलाक ले लिया हो, और या फिर उसकी डेथ हो गई हो। इन 3 कंडीशनों पे क्या कर सकते हो आप, बिना पत्नी के कोई भी कार्य कर सकते हो। लेकिन रामचंद्र के साथ तीनों नहीं हुए थे। बोलो क्या भाग गई थी वो, नहीं भगाई गई थी समझ में आया, तलाक तो ली नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैसी थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा आदर्श था। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि पत्नी को आप इन्हीं 3 कंडीशन पे क्या कर सकते हो, ला सकते हो या दूसरी शादी कर सकते हो। तो हिंदुओं में तो नॉर्मल चलता है कि एक शादी करेंगे उसके बाद खत्म कहानी, लेकिन ये बहुविवाह था। तो इसी में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि आपको क्या करना है, समान सिविल संहिता लानी है, यानी कि सभी को कानून क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कैसे, अगर ये एक शादी हिंदू कर रहा है तो मुस्लिमों की क्या होना चाहिए, एक ही शादी करनी चाहिए। और हल्के हल्के ये खत्म भी हो रहा है ट्रेंड, अब ज़्यादा कौन करता है बताइए, बेचारे एक तो झेलना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, 2 कॉल ला, मतलब कपड़ा फाड़ दीजिए, सही है, होता है ना। तो अब 2 नहीं करता ज़्यादा, बहुत कम करते हैं, पहले बहुत था। अभी हमारे राजनेता बहुत सारे हैं जिन्होंने कर लिया था, है ना, दिग्विजय पासवान जो लोग हैं ना, उन्होंने 2 दिन 3 दिन कर लिए हैं, तो वो अलग से वो है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, तो विवाह के लिए पहली कंडीशन लगाई गई कि सभी के लिए क्या होगा, कानून समान होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख और ईसाई कोई भी हो। तो उनके लिए क्या करना है, एक ही विवाह रखना है। क्या करना है, एक विवाह रखना है। पत्नी की डेथ हो जाए तो आप दूसरे विवाह कर लो, अगर बच्चा नहीं हुआ है तो उसकी सहमति से दूसरी शादी कर लो, लेकिन उनकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात आती है तलाक। अब तलाक में देखो, हिंदुओं के लिए अलग तलाक का मामला है और मुस्लिम के लिए अलग है। भाई ये लोग घर पे ही तलाक कह देते हो, तलाक हो जाती है, ठीक है। लेकिन हिंदुओं को कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। कहाँ जाना, तो यही इसमें कहा गया है कि सभी के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि अगर हिंदू तलाक लेने अदालत जाता है तो अब मुस्लिम को भी कहाँ जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए। अपने आप डिसीजन नहीं ले पाएगा वो, चाहे उसका खुद का कानून गुना हो। भाई खुद के कानून में है कि तलाक आप ले सकते हो, तो 3 तलाक थी उनके उस कानून में, हमने बताई भी थी, याद है। तो कौन सी खत्म हुई, बिद्दत खत्म हुई है, तलाक बिद्दत, जो मुंह पे बोल देते तुरंत, बोले तलाक तलाक, आज रोटी अच्छी नहीं बनी है, बोले तलाक तलाक, आप दूसरा लेके आएंगे रोटी बनाने के लिए, सही है, ऐसे करके। तो वो अब वो खत्म कर दी गई है, बात सुन रही है। तो तलाक क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो फिर आप भी कोर्ट जाओ, ठीक है। अगला आता है वसीयत। वसीयत में मतलब होता है, जो पहले मुसलमानों में हिंदुओं में तुलना चल रही है इस चीज़ों की, उनमें क्या होता था कि जैसे मान लो बाबा भी जिंदा है और कौन जिंदा है, मतलब बेटा, बाबा का पुत्र और फिर उनका भी पुत्र हो गया है। अब मान लो पिता की डेथ हो जाए, किसी बाई चांस पिता की डेथ हो जाए और बाबा जिंदा है, तो वो प्रॉपर्टी बच्चे के नाम नहीं जा सकती है। जबकि हमारे हिंदू में ऐसा होता है, बोलो यस होता नहीं होता, बताइए। हमारा कानून भी यही कहता है कि अगर पिता नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, फिर पुत्र के पास है, चाहे वो भ्रूण अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो भ्रूण अवस्था के बाद।
जन्म तो लेगा ना, तो प्रॉपर्टी पर अधिकार किसी का हुआ, उसी का हुआ, और किसी का अधिकार नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है कि बाबा अगर है तो वो प्रॉपर्टी बाबा के पास रहेगी जब तक वो ट्रांसफर नहीं कराएगा बच्चे पे, यानी कि तो उस टाइम पे जो उसका पोता होता है वो उस पर निर्भर रहता है प्रॉपर्टी के लिए। सही है, तो ये कानून है। तो उन्होंने कहा कि ये कानून क्या है, गलत है। कैसा कानून होना चाहिए, समान सिविल वाला होना चाहिए, समान सिविल होना चाहिए, यानी कि सेम। अगर पिता नहीं है तो फिर डायरेक्ट किस पे चली जानी चाहिए, पुत्र पे, और ये हमारा कानून भी कहता है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, वसीयत वाला। गोद लेना, किसी को आप गोद ले सकते हो, लेकिन आपको लिखित कार्य करने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे उठा लिया, मौसी का अलावा उठा लिया, लेकिन अगर मौसी ने वापस मांग लिया 20 साल बाद, तब सही है। मान लो उसकी नौकरी लग गई, बन गया, ऐसा ही बन गया, ट्विस्टर लगा के आ गया, मौसी ने केस कर दिया, बोले हमारा है। तो बोले क्या करो, बोले डीएनए चेक करा लो। क्या करा लो भाई, डीएनए चेक करा लो, प्रूफ हो जाएगा और वापस चला जाएगा। अभी एक हमारे राजनेता थे, उनका केस हुआ था, बोलो यस या नो, उसमें चेक कराया गया था, वो डीएनए उसी का पाया गया था, नौकरानी करके कुछ था। हाँ, एनडी तिवारी ना, हाँ एनडी तिवारी वाला हुआ था। तो वो यही था कि आपने गोद लिया तो भाई साहब प्रूफ क्या आपके पास, तो उसके लिए क्या होता है, कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट है, हाँ नौकरानी कुछ था, ऐसे केस था, शायद 14-15 का केस हुआ ये, है ना। तो उसमें न्यूज़ में बहुत आया था, बहुत चला था, देना पड़ा था उनको। हाँ, पूरा प्रॉपर्टी शायद आधी ले ली थी उसने। हाँ, तो भाई डीएनए है उनके पास। तो क्या कहा गया कि सिविल संहिता होना चाहिए। गोद लेने के लिए क्या है, एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को आपको करना, फॉलो करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, गोद जो भी लोगे आप, वो कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए, मतलब अपने से कितनी उम्र का ले सकते हो आप, ये बताओ। तो लोगों 21 वर्ष छोटा होना चाहिए, आपसे क्या होना चाहिए, 21 वर्ष छोटा। अगर आप गोद ले रहे हो और आपकी एज कितनी है, 30 वर्ष की है, तो आप 21 घटा दो, तो उतना छोटा बच्चा आप ले सकते हो। ऐसा नहीं खुद 21 साल के हो 24 साल का गोद ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो गोद लेने में भी कंडीशन है कि आप क्या कर सकते हो, अपने से 21 वर्ष का छोटा बच्चा क्या कर सकते हो, गोद ले सकते हो। और ये सारी कंडीशन आपकी किस में आएंगी, जल्दी बताइए फटाफट, समान सिविल कोर्ट में, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में आएंगे, ध्यान रखना है। तो ये आपका कौन है, अनुच्छेद 44। अभी लागू नहीं हुआ है अनुच्छेद 44, और कहीं कहीं राज्यों में इसको क्या करा गया है, लागू करा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी कहाँ लागू है ये, सिर्फ एकमात्र राज्य ने कराया लागू, किसने, गोवा ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। अनुच्छेद 44 जो है वो एकमात्र राज्य ने लागू कर दिया है, और वो कौन है, गोवा, ठीक है। बाकी अभी कहीं लागू नहीं हुआ है। जैसे हमारे यहाँ कहीं लागू होगा तो इसमें तुरंत क्या हो जाएगा, एक संशोधन हो जाएगा। जिन अनुच्छेदों में संशोधन हो गया, समझ जाओ वो क्या हो गए, लागू हो गए, और जो नहीं हुआ है अभी उनमें नहीं हुआ है। लेकिन एक किसने कर लिया, गोवा ने, ठीक है। जैसे केरल में हमने कल बताया था, एक 3 दिन की लीव देता है 1 महीने में, ठीक है। सिर्फ कहाँ है, केरल में है, बाकी और कहीं नहीं है। और कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उन्हें कह दिया भाई कोर्ट नहीं जा सकते। हथियार तो दे दिए लड़ने को, बंदूक तो दे दी, गोली दी नहीं, सही है। बात बताइए, आप बताइए क्या कर सकते हो आप। मन है तो वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। भाई हमारा मन है करेंगे, गोवा नहीं करे मत करे, भाई केरल करे करे नहीं करे, ठीक है, तो अलग अलग ही है। तो अनुच्छेद 44 समझ में आ गया। समान सिविल क्या है, विवाह समान, यानी कि विवाह के लिए कानून सभी को क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई अलग नहीं होना चाहिए। तलाक में समान होना चाहिए, आप घर पे नहीं दे सकते, दोनों कहाँ जाओ, कोर्ट जाओ। वसीयत पिता की है, पिता की बात कहाँ चली जाएगी, पुत्र पे चली जाएगी डायरेक्ट। गोद ले सकते हो आप कितने, 21 वर्ष से छोटे का, बस। ये क्या है आपका अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब डालो अनुच्छेद 45। इसे समाजवादी अनुच्छेद कहते हैं, बताए थे हमने पहले भी, लिख लो, इसे समाजवादी कहते हैं, समाज को देखकर बनाया गया था। उदारवादी बताओ किसे बोलेंगे, क्वेश्चन अनुच्छेद को, उदारवादी बताया करो जल्दी जल्दी। उदारवादी किसको बोला जाएगा, निर्वाह मजदूरी किस में रखी गई है, 43 में है, किस में रखी गई है, ना निर्वाह वाला है, निर्वाह मजदूरी 43 में रखा गया है। निर्वाह मजदूरी वो है उदारवादी, मतलब बहुत उदारता से कह रहे हैं भाई साहब इतना तो दे दो जो खर्चा चल जाए ज़िंदगी का, है ना, तो उदारवादी में आएगा वो। अगला 44 पर डालो 45, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 45 क्या है, तो लिखिए इसमें 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा, देखो बात ध्यान से समझना, समझ में देखो भाई, अनुच्छेद 45 में डायरेक्ट पूछेगा निःशुल्क शिक्षा कहाँ रखी गई है, तो आपको अनुच्छेद 45 में, लेकिन इसको लागू करा गया है अभी, तो इसको चेंज किया गया, यानी संशोधन हुआ है, बोलो यस या नो। कहाँ रखा गया, 21 का में, किस में रखा गया, 21 का में, हाँ 21A में, तो संशोधन हुआ है ये, जबकि तैयार हो गया था संविधान के टाइम पे ही,
कि भाई निःशुल्क शिक्षा देनी है, लेकिन हमने आपको बताया था कि भारत की स्थिति इतनी अच्छी पहले नहीं थी, इसलिए वो निःशुल्क शिक्षा नहीं दे सकता था। लेकिन बाद में आकर इसको निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, तो तुरंत संशोधन किया और जाके कानून बना दिया। बोलो यस ना, ये इसीलिए बनाए गए थे, ध्यान रखना। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद में है आपको बताओ? अनुच्छेद 45 में है। कितनी है? अनुच्छेद 45 में। इसको कहाँ रखा गया है? अब संशोधन हुआ, इसका क्या हुआ था? संशोधन कौन सा है? 86 में। कब हुआ था ये? 86 में संशोधन जो निःशुल्क शिक्षा के लिए, लेकिन 2002 में 2002 में हुआ है। और इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया? 21 काम में रख दिया गया है। एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा की अगर बात करेगा कि कहाँ रखी गई है, तो आप बताओगे कहाँ? 21 काम में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? 21 काम में रखी है। राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार पूछेगा आपसे, राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार कहाँ है? तो आपको 21 का निःशुल्क शिक्षा की बात कहाँ कही गई है? तो 45 में, अनुच्छेद 45। ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे। लागू की बात करेगा, राइट ऑफ एजुकेशन की बात करेगा, तो आप बताएंगे 21 का राइट ऑफ एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन की बात करेगा तो 21 का। और कहाँ रखा गया था इसको नीति निर्देशक तत्वों में? तो कहाँ बताओगे आप? 45 में। आया समझ में? नहीं, ठीक। अधिकार की बात आ जाएगी तो 21 का। अब तो कानून हो गया वो आपका, और उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते जल्दी। अब 21 का में कहाँ करते? 21 वाला अनुच्छेद ही नहीं कर सकते आप चेंज। सही है। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 बच्चों को क्या देना है? आपको एजुकेशन देनी है। क्या देनी है? बोलो, एजुकेशन देनी है। लेकिन इससे छोटे भी तो बच्चे होंगे। 6 से 0 से 6 वर्ष वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये दोनों बातें इसी में कही गई है। 0 से 6 वाले बच्चों को क्या करना है? आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और 6 से 14 वालों को क्या देना है? एजुकेशन देनी है। क्या देनी है? निःशुल्क एजुकेशन देनी है। निःशुल्क एजुकेशन, ठीक है। और 0 से 6, जब 0 से 6 बच्चे होंगे तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तभी तो वो एजुकेशन करेंगे हासिल। आप बताओ मुझे, बताइए। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चा परेशान करता है ना, तो वो इसी उम्र पे करता है। 0 से 6 वर्ष में कहीं आपको निमोनिया उसे हो रहा है, कभी उसके पेट दर्द हो रहा है, कभी दूध पलट रहा है, कभी दूध नहीं पी रहा है, कभी दांत निकल रहा है, तो कभी उल्टा निकल रहा है, ठीक है। मतलब रोता चिल्लाता ही रहता है वो 6 वर्ष तक। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि सरकार को क्या करना है कि इसके 6 वर्ष पे क्या देना है? स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। इसमें आपने देखा होगा इन बच्चों को टीका लगते हैं और निःशुल्क लगते हैं। बोलो यस या नो? DTP हो गया, चेचक का हो गया, लगा देखा होगा आपने। तो ये सब क्या लगते हैं? छोटे बच्चों के लगते हैं। 3-3, 2-2 लगते हैं। कभी पैर में ठुकरा होता है, कभी कुछ लगा यहाँ लग रहा होता है ना। और वो अपनी एक्शन बहुत दिखाते हैं। आराम से हाथ इधर डाल देंगे और ऐसा लगा इधर ये वाला हाथ चला गया बाहर। भाई छोटा बच्चा होता है वो कितना जानेगा? पैर में लगा देते हैं, नीचे बहुत सारे लगते हैं, और 3-4 महीने के अंतराल पर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये सब क्या है? निःशुल्क। कोई पैसा लेते हैं आपसे? कभी देखना, आप हॉस्पिटल जाना, अपनी मर्जी से दे दो 10-20 रुपये खुशी में, मिठाई में जो लगाती है नर्स वर्स, तो अलग बात है। बट वो ये नहीं कह सकती कि आप मुझे पैसा दो तभी हम लगाएंगे। सही है। और कह भी देंगे तो क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे आप बताओ? अगर वो कहती है कि अगर रुपए दो तभी लगाएंगे, तो कुछ कर लोगे आप? नहीं, क्योंकि कोर्ट जा नहीं सकते, कुछ कर सकते नहीं, तो उनकी मर्जी के मालिक हैं वो। बोलो, कह सकते हो आप कुछ? क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक में क्या कहा गया है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते किसी बात। सरकार नौकरी दे या ना दे, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ मांग कर सकते हो। कोर्ट साफ मांग कर देगा, अरे ये तो नीति निर्देशक तत्व का मामला है भैया, आप जाओ, हम तो मूल अधिकारों का रक्षक हैं। कौन है भाई? हाई कोर्ट जो है वो किसका रक्षक है? मूल अधिकारों का। वहाँ वाद विवाद, यहाँ कोई वाद विवाद नहीं। सही है। उनका मर जाओगा तो खत्म कर देंगे, वो निःशुल्क शिक्षा खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्देशक तत्व में, हाँ, रोजगार देना नीति निर्देशक तत्व में है। वो चाहे तब वैकेंसी निकाल सकती है, और उसकी मर्जी नहीं है तो कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप कोर्ट चले जाओगे, वो मना कर देगा, बोले भैया इस राज्य सरकार का मामला है, आप वहीं जाकर करो। क्योंकि देखो उस पर इसलिए करता है, जैसे मान लो आप हैं, अब हम फीस आपने देखा होगा कम रखी है, बच्चे कहते भी हैं, बड़ा अच्छा लगा बच्चों को, कह दो अगली बार 10,000 रखूँगा। तो उसमें क्या है, मतलब हम इसलिए रखते हैं, हमारी अपनी सोच अलग होती है, आपकी अपने बच्चों की सोच अलग होती है, और कुछ मास्टर आदमी होते हैं उनकी सोच अलग होती है। उनको लगता है पैसे से ही पढ़ाई होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा जहाँ फीस जाती है वही पढ़ाई होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है भाई, फ्री वाला भी बहुत अच्छा पढ़ा देता है नहीं। तो जब हम तो वो देख कर रखते हैं कि सभी को समान अधिकार मिल जाए। जैसे मान लो एक पैसा वाला व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, वो भी अपना पेमेंट दे सके, और बेचारे जो बिल्कुल बेरोजगार है, भाई बेरोजगार तो जो रोजगार देंगे तो उनको। ऐसे ही कोर्ट ने कहा है कि मान लो भाई राज्य सरकार अभी कोरोना से जूझ रही है, तो आप एक बात बताओ, उसके पास बजट होगा, आप कॉमन सेंस से बताओ। हम एक बिहार पर लेते हैं, हो चाहे मत हो अलग बात है, बट हमें तो ऐसा लगता है
कि भाई कोरोना से दौड़ रहे हैं, तो अब कोर्ट कहते नहीं आज ही वैकेंसी निकालो, आज ही वैकेंसी निकालो, तो राज्य सरकार पे क्या असर पड़ेगा उसका। तो कोर्ट ने इसीलिए नीति निस्तृत्व बनाए गए हैं कि उसके मन की बात है, अगर उस पर बजट है तो वो निकाल सकते हैं वैकेंसी, और बजट नहीं है तो कोई वैकेंसी नहीं निकाल सकते। तो इसमें आप कोर्ट जाओ, कितने भी चले जाओ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो बार बार ये कह देगी वो राज्य सरकार को हमने आदेश दे दिया है, और राज्य सरकार हाथ खड़ा कर लेगी, हम पे बजट नहीं है, हम पे बजट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। आप ये मत समझे सरकार से हम नौकरी छीन लेंगे, नौ छीन पाओगे जब तक सरकार का मन नहीं होगा। 22,000 वाले छीन दिखा दो दें, जब तक सरकार का मन नहीं है। और सिर्फ कौन एक रोड़ा बना हुआ है, शिक्षा मंत्री, अगर वो हट जाए तो सीएम कह देंगे तुरंत, जबकि उनकी मांग योग्य है। बताओ सही मांग कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं किसी काम को लेकर। भाई उनकी बात सही है कि 1,37,000 कोर्ट ने खुद कहा है, आदेश लिखित है उस पर, बताइए कोर्ट का ही आदेश था वो, लेकिन कौन नहीं मान रहा है, राज्य सरकार नहीं मान रही। तो फिर कैसे कर लोगे आप ये चीज़, समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 45 में क्या है, 6 से 14 निःशुल्क शिक्षा उठाकर कहाँ रख दी गई, अब 21 काम है, 6 से 14 को फ्री रहेगी, और 0 से 6 के लिए क्या रहेगा, स्वास्थ्य फ्री रहेगा। दोनों बात जोड़ी गई है, इसमें ध्यान रखना, दोनों बात है, हम सिर्फ एक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य वाली भी है 6 से वाली। आगे बढ़िए, अगला गाली 46, समझ में आ रहा है नहीं, आप बताइए, आप बताओ, पीछे बताइए आप, आगे समझ में, हाँ आराम समझ चलना, जो चीज़ डाउटफुल हो आप पूछते चलिए। अनुच्छेद 46 बताइए क्या है अनुच्छेद 46 में, याद भी करवा देंगे बोल बोल के, बस एक बार रिवीजन मारा करो, ठीक है ना, तो याद हो जाता है। जल्दी बताइए 46 में क्या है। देखो SC ST का विशेष अधिकार, SC और ST का विशेष अधिकार, SC ST का होगा क्या होगा, विशेष अधिकार है जी, सीटों का आवंटन। हाँ मतलब इन्हें विशेष अधिकार आपको हर उसमें देना ही पड़ेगा, चाहे आपको शिक्षा संबंधी हो, चाहे बच्चा बीटेक करने जा रहा है उसमें भी होता है इनका अधिकार, है ना। हर कॉलेजों में सीटें संरक्षण होती हैं कि इतनी सीटें आपको SC से भरनी है, इतनी सीटें ST से भरनी है। राजनीति में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी का भी चुनाव हो, आपकी सीटें होती हैं, प्रधानी में होती हैं, मतलब हर जगह आपको एक विशेष अधिकार इनको देना ही देना है। और ये कौन कहता है, अनुच्छेद 46। मान लो कोई राज्य सरकार ना दे तो कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, सिर्फ धरना दे सकते हो कि हमारा अधिकार छीना गया है। जैसे अभी OBC वाले, बोलो OBC वालों को 6 से 7 हज़ार का नुकसान हुआ, साफ साफ कह रहा है, साफ साफ आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या राज्य सरकार सुन रही है? क्यों? क्योंकि किसका फायदा उठाया जा रहा है, नीति निर्धारित तत्व का, क्योंकि कोर्ट कुछ कर नहीं सकती। कोर्ट ने तो कह दिया, बोले आंकड़े ले लो और करा लो भर्ती, लेकिन भैया मैन कौन है, राज्य सरकार करेगी, कौन, राज्य सरकार। और सुनिए कल का एक न्यूज और आ गई कि 69,000 में 1 नंबर कॉमन और दे दिया गया। भाई साहब आज तक का हमें लोगों का कुछ समझ ही नहीं आया। आप बताओ पूरी भर्ती हो गई, सीटें हैं नहीं, 22,000 के लिए बच्चे 70 दिन से मरे जा रहे हैं वहाँ, और तुम्हें 1 नंबर बढ़ा दिया। अब ये कहाँ जाएंगे, कौन कराएगा इनको भर्ती, कितने बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ेंगे। आप बताओ कितनी गलत बात है ये डिसीजन। आप कोई आप बताओ पूरा खिचड़ी बना दिया आपने, या तो भर्ती रद्द करो। लूज आप बताइए 1 नंबर बढ़ाने का क्या उचित था, जब तुम्हें भर्ती ही नहीं करनी है, तुम्हें 22,000 जोड़नी नहीं है, तो तुम्हें 1 नंबर कैसे बढ़ा दिया। और 1 नंबर बढ़ा के 22,000 जोड़ भी रहे तो फिर चटनी बन गई, जो बच्चे लड़ रहे हैं वो तो फिर मर जाएंगे। आप बताओ है गलत नहीं है? आप बताइए, सब संविधान हमारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये लोग संविधान को ताक में रख देते हैं। आपको डिसीजन क्या ले, आप भर्ती होगी साफ मना कर दो, कैंसिल करो, बोले जो हो गया सो हो गया, हटाओ। 3 नंबर आप पहले कॉमन दे सके। और हम तो कहें ये नंबर वाला लफड़ाई खत्म करना चाहिए ना। आपने कह दिया, मान लो आपने अपनी एक आंसर की बना दी, सही है, और आप सीधे बनाओ कि हमने जो आंसर की बनाई है हम उसी के अकॉर्डिंग सही मानेंगे, आपके गलत हैं तो गलत हैं, यस या नो। लफड़ाई खत्म करो ना उस चीज़ का, क्यों करते हो ऐसे काम। और कहीं नहीं होती है, कहीं नहीं, छूट दे रखी ना, छूट, पैसे पैदा करोगे तो छूट तो दे रखी। आप मुझे बताइए भाई, आपकी ऑप्शलेक्स अब ऐसा ही कि नहीं आएगी क्या, तो क्या आप वहाँ कोई इंटरफेयर करते हो भाई। आपको पहले कहा गया है ना हम करें सब गलत हो जाए, उनकी जो आंसर की है वही सही मानी जाती है। बोले भैया हमने कहा वही सही है, तुम विद्वान हमसे ज़्यादा बड़े नहीं हो, ठीक है, और गलत तो गलत है। आपने ऐसी किताबें पढ़ी क्यों, रद्दी वाली। आप सही पढ़ो, यूनिक पढ़ो, समझ में आया। हम करें 2 नंबर का नुकसान होगा बच्चे का, 3 का होगा, होने दो, लेकिन कम से कम डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। आप बताओ कल 1 नंबर बना दिया, ये कौन सा बात हुई, आप बढ़ा रहे हो आप नंबर, बताओ वही ना, ये तो गलत। और वही बच्चे क्या होते हैं जो बगल में पास में होते हैं, अब वो पास हो गए, उनकी कट ऑफ हाई होगी, देखना तुम। नए बच्चे जो होते हैं कट ऑफ हाई होती है, फिर वो पुराने बीएड वाले मर गए, जो बेचारे 22 जो 70,000 से कम है, उनको थोड़ा देखो बेचारे। अच्छा बताओ क्या गलत मांग रहे हैं,
अगर आप विद्रोह करना चाहो अभी कर लो, लेकिन राज्य सरकार को करेगा कौन विद्रोह? आप बताओ क्या गलत मांग रहे हैं वो? भाई खुद कह रहे हैं। आप मुझे बताओ, जो कल्याण सिंह के जमाने का आप बीएड करे हुए हैं, हाई स्कूल करे हुए हैं, क्या आप आज की तुलना करा रहे हो? भाई आज के बुलेट ट्रेन की तुलना आप छोटी ट्रेन से करा रहे हो? क्या भाग लेंगे उसके साथ? तो फिर तुम्हारा कोई नियम? अब बताओ, ला रहा है नहीं ला रहा, तो अब बेचारे वो लड़ लेंगे, जबकि उनकी एजुकेशन अच्छी है। मेरी बात आ रही नहीं आ रही? आप बताइए कैसे लड़ लोगे आप? तो आपने ये करा क्यों? या तो आप कभी एकेडमी हटा देते। 115 नंबर ला रहे हैं बच्चे, 120 ला रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बाहर पड़े हैं क्यों? उन पर एकेडमिक थी नहीं इतनी। तो ये बहुत लफड़े वाली चीज़ है, तो अलग बात है। तो ये हमें क्या है, SC ST को विशेष अधिकार देना होगा, लेकिन अगर सरकार नहीं दे तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर राज्य सरकार नहीं देना चाहती है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोले यस या नो? सही है गलत है? गलत। तो अनुच्छेद 46 समझ में आ गया? अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST का विशेष अधिकार है, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 46 के बाद 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 बताइए। अनुच्छेद 47 क्या लिखो? पोषाहार। क्या देना होगा? पोषाहार। पोषाहार जानते हैं? संतुलित आहार। पोषाहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार। अब देखिए पोषाहार के अंदर आपने देखा होगा हमारा जो स्कूलों में चलता है वो क्या चलता है? मिड डे मील। वो इसी बिहाफ पे चलाया गया है कि बच्चों को क्या मिल जाए? अच्छा पोषाहार मिल जाए। भाई निःशुल्क शिक्षा दे ही रहे हो आप, तो उनको खान पीन को कहाँ इतना हो पाता था? अब तो फिर भी थोड़ा सा लेवल सही हो गया, पर पहले नहीं था इतना। तो उसके लिए क्या चला गया था? मिड डे मील। तो उसमें क्या? पोषाहार। गाँव में जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनके लिए आंगनबाड़ियों को सामान आता है। जैसे पहले पो आता था, क्या बोलते हैं उसको, कट्टे में आटा जैसा भर के आता था, उसको कुछ बोलते थे, देखो पजीरी बोलते हैं। हाँ वही तो देखा होगा आपने। अब तो बंद कर दिया गया है, अब तो चने फने अलग से चीज़ें आती हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। यानी कि पोषक आहार देना है। किनको देना है? जो जच्चा बच्चा दोनों को। जच्चा बच्चा जानते हैं? माँ और बच्चे को। यानी कि माँ को भी जरूरत होती है उस टाइम पोषक आहार की, और बच्चे को भी होती है। तो ये किसका अधिकार है? सरकार का। लेकिन सरकार ना करे तो कुछ कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो पोषक आहार किसमें? इसी में है। और चीज समझिए, शराब और नशीली जो दवाएं होती हैं इन पर प्रतिबंध है। इन पर क्या है? प्रतिबंध है, ध्यान रखना। इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में पोषाहार की बात करी गई है कि पोषाहार राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन शराब जो है उस पर प्रतिबंध लगाएगी राज्य सरकार, और नशीली दवाओं को केवल लगाएगी प्रतिबंध। इन दोनों पर राज्य सरकार जब चाहे तब क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं हो रहा है। बोलो। हाँ, सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो आपकी कहाँ है? शराब पर। सबसे टैक्स जो हाई, सबसे टैक्स है अभी तक का, सब जितने भी उत्पाद हैं उन पे सबसे हाई टैक्स जो है वो किस पे है? शराब पे है। पिएगा हाँ। तो इसलिए देखिए ऐसा नहीं है, कुछ राज्य सरकारों ने इसे बंद कर रखा है, जबकि केंद्र सरकार इसका पक्ष नहीं लेती। वो कहती है अगर आप शराब बंद कर देते हैं तो आपके हम कुछ टैक्सों पे छूट दे देंगे। क्या दे देंगे? छूट। लेकिन राज्य सरकार नहीं करती, क्योंकि कम से कम इसका 60% आपका उनको टोटल मिल जाता है। जैसे मान लो इन्हें शराब से धन इकट्ठा करा, यानी कि सब आयकर कर है वो इकट्ठा किया, और सब किसको दे दिया? केंद्र सरकार के पास। किसके पास जाता है? केंद्र के पास। लेकिन केंद्र उसमें से 43% इनको वापस कर देती है। कौन? राज्य सरकार को। शराब का टोटल जो पेमेंट जाता है कर के रूप में, वो कहाँ जाएगा? केंद्र को। और केंद्र क्या करती है? 43% उनको धन वापस कर देती है। तो किससे फायदा है इन्हें? शराब से। तो कुछ राज्यों में देखो, बिहार में प्रतिबंध लगा दिया गया। बोले यस या नो? बिहार में प्रतिबंध लगा दिया शराब पे। अरे इसमें चौंक क्यों रहे हो? हाँ, तो लगा दिया तो कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि लगा सकती है राज्य सरकार। नशीली दवाएं, जैसे मान लो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मिल सकती हैं, जैसे जहरीली होती हैं, प्रतिबंधित है नहीं है? बताइए आप खुल्लम खुला नहीं सकते हो कि लाओ भाई सेल्फास्टिक दे दो, वो तुरंत करेगा। पुलिस को बुलाऊं? सही है, क्योंकि वो अधिकार किसका? पुलिस में चला जाएगा फिर, यानी कि तुम्हें नहीं मिलेगा ये। हाँ, नहीं मिलती है, नहीं मिलती नहीं। आप एक बहुत यंग और समझदार हो और आपको सही से व्यक्ति जानता है तभी वो मिलेंगे, वरना फिर लाइसेंस बनता है उसके तहत कि किसके लिए ले जा रहे हो आप, और वरना तो कतई बंद कर दी गई है, ठीक है। आपको नहीं मिलता, लेकिन बच्चा फिर भी चलता है। अब फांसी तो ना रोक लोगे, ठीक है, फांसी तो इसमें है ही नहीं, वो बाहर ठोक लेते हैं। और लड़कियों में वजन इतना कम होता है कि वो इसमें लटक जाती है पंखे पे, ठीक है। आदमी लटके तो पंखा तोड़ लाएगा, लेकिन वो लटक जाते हैं आराम से, झूलती हैं बस। वैसे कुछ आजकल तो लड़कियों वैसे कुछ ना होता, पहले तब भी भारी भरकम होती थी, आजकल तो बिल्कुल हवा की तरह तैरती हैं। आदमी जब बाहर लेके जाता तो आंधी आने वाली होती तो पहले बीबी को बांधता है कमर से, बोले बाद उड़ा गई कि क्या फायदा हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, इन पे क्या होगा? प्रतिबंध होगा। तो ये किसमें दिया आपको? अनुच्छेद 47। कितने लोगों को 47 समझ में आ गया?
अगर आपसे पूछे कि शराब के कितने कर पर ना, जो टोटल कर है उसमें से केंद्र सरकार कितना उसे छूट दे देती है, तो आपको 43%। कितना देगी? 43। तो 47 समझ में आ गया। पोषक अगर पूछेगा पोषक आहार कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप कहोगे 47 में। और शराब और दोनों को प्रतिबंधित किया गया तो किस में किया गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ अनुच्छेद 48, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। अनुच्छेद 48 क्या रहेगा आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट। 101% क्वेश्चन आएंगे इनसे, ध्यान रखना, अभी पूछे जाते हैं सब। तो इसी में आएगा आपका कौन? 48 में कृषि आएगी। कौन आएगी? कृषि। और कौन आता है? पशुपालन। तो आपसे पूछे कृषि और पशुपालन कहाँ रखा गया है, कृषि और पशुपालन कहाँ रखा गया है, तो आप कौन से में बताओगे? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 48 में। बोलते रहा करिए, हम बोल बोल थक जाते हैं, आप नहीं बोलते कहीं, बोला करिए। किस में रखा गया है? 48 में। 47 में क्या था? 47 में क्या था? पोषाहार। और उस पर शराब में क्या है? प्रतिबंधित है। 46 में क्या था? SC ST विशेष अधिकार, SC ST विशेष अधिकार। अनुच्छेद 45 में क्या था? 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा संशोधित करके कहाँ रखा गया है? 21 का में रखा गया। कौन से संशोधन द्वारा? 86 संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 2002 में। 6 से 14 निःशुल्क शिक्षा और 6 से 0 वालों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि हेल्थ का आपको ध्यान देना है। किसको? सरकार को। बता दिया। किस में ये? 45 में, 44 में। समान सिविल संहिता कौन सा राज्य है जिसने पहली बार सिर्फ एकमात्र लागू किया? गोवा ने। विवाह समान होना चाहिए सभी धर्मों के लिए, तलाक समान, वसीयत समान और गोद लेना समान। बता दिए? याद हो गए होंगे। गुड। आ जाओ कृषि पे। अब अगर 48 में पूछता है कि कृषि और पशुपालन की बात करी गई है, तो आपने देखा होगा कि कृषि के लिए ये लोग छूट दे देते हैं। जितने भी, जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी में जो इंजन होता है अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर की अपेक्षा बहुत हल्का होता है। तो इसका मतलब कॉस्ट किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? ट्रैक्टर की। लेकिन कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है? गाड़ी की। यस है ना? बोलो। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, है ना? फिर तो मानो ही मत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। और छुटका सा इंजन होता है, सिर्फ रोड पे दौड़ती है। अगर खेत में लाके ले जाओ तो वो कभी निकलेगी नहीं, सही है। और ट्रैक्टर का हैवी होता है क्योंकि वो पूरी जुताई करता है, बड़ा होता है, तो उसका ज़्यादा होना चाहिए रेट। बोलो यस या नो? बोलो मित्रों, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ज़्यादा रेट होना चाहिए, सही है। तो इसका मतलब हुआ, लेकिन आपको क्या देती है? छूट दी जाती है। कितना? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कॉस्ट इतनी है। राज्य सरकार क्या करती है? उस पर छूट दे देती है। क्या देती है? छूट। क्योंकि कृषि के जितने भी यंत्र होंगे, कृषि के जितने भी यंत्र होंगे उन सब पे छूट मिलती है। और आजकल सब्सिडी भी मिलती है। जैसे आप कोई दूसरी चीज़ लेने जाओ तो सरकार उसमें सब्सिडी देती है कि आप छूट दे देता है। आया समझ में बात? तो कृषि के जितने भी यंत्र होंगे उस सब पे क्या है? छूट है। पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन में उसने कहा है कि जो आर्थिक रूप से आपको मदद देते हैं, पशु क्या देते हैं? आर्थिक रूप से मदद देते हैं और दुधारू हैं। कैसे हैं? दुधारू हैं। आप इनको काट नहीं सकते, इनकी हत्या नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। हत्या, जो गौ हत्या की बात करिए वो यहीं पर है, सही है। क्या कहा गया इसमें? समझ में आ रही बात? पहले बताइए कि पशुपालन अगर आप करते हो और जानवर कैसे हैं? आर्थिक रूप से आपको सहायता प्रदान कर रहा है कोई जानवर और दुधारू है, तो उनकी आप क्या नहीं कर सकते? हत्या नहीं कर सकते। इस बात का प्रतिबंध लगा रखा है। कौन से अनुच्छेद में? 48 में। अब समझो, दुधारू मतलब दूध वाले जितने भी हैं, गाय, बैल, भैंस। अब आर्थिक का मतलब पहले बैल था, बैल आर्थिक मदद देता था। बोले ऐसे नो, क्यों? खेती करते थे। अब वो खेती वाला ट्रेंड चला गया, अभी ऐसे घूम रहे हैं, अभी सांड बन गए। भाई बैल कहाँ रहे? अभी सांड होगा, खुला घूम रहा है तो मतलब सांड है। और वैसे कब्जे में था, जैसे लड़के भी होते हैं कब्जे में रहते हैं तो वो बैल रहते हैं, सही है। और अगर ऐसे खुला घूम रहे हैं तो सांड बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर उसके लिए एक अलग बनाई गई पुलिस सांडों को तो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा शिक्षित हो रहे हैं हम लोग ना, तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आप किनकी हत्या नहीं कर सकते, कि या तो आर्थिक रूप से आपको सहायता दे रहा हो और या फिर दुधारू हो, तो उन दोनों में से किसी की हत्या आप नहीं कर सकते। कृषि के कितने भी यंत्र हों उनसे सबसे क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। कितनी बात लोगों को समझ में आ गई? ये बात कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए कृषि में लोन फोन भी लिए जाते हैं, देखेंगे आपने KCC, बोलो लोन, जिसे हम लोग KCC बोलते हैं। तो इन सब पे भी क्या है? छूट है कृषि को लेकर। और ये कौन से में रखा गया? अनुच्छेद 48 में। पशुपालन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो गौ हत्या क्या है? प्रतिबंधित है। गौ हत्या क्या है? प्रतिबंधित है। वो इसीलिए प्रतिबंधित है, सिर्फ गौ हत्या के लिए नहीं है। भैंस, बकरी, फकरी को भी अब नहीं काट सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे बात।
सब चीज़ है, सब कटते हैं, देखोगे आपने। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपका 48 यही कहता है कि आप इनको नहीं काट सकते, यानी कि प्रतिबंधित हैं, सही है, आप इन्हें नहीं काट सकते। लेकिन कटता है भाई, बकरी भी कटती है, गाय भी कटती है, सभी कटते हैं, मतलब कोई जानवर ऐसा है ही नहीं। तो उनको कानून लेके आइए और सख्ती भी करिए बहुत सारी, ठीक है। लेकिन हर चीज़ की ना एक समस्या है, अगर हम नॉर्मल वे में करें, आप उसको छोड़ दो, एक नॉर्मल वे की बात करें। भाई एक बात मान लो, कोई किसान है, उसने गाय पाल रखी है मान लो, है ना, या भैंस पाल रखी है, जब तक वो दूध देती है तभी तक तो वो रोके रखता है। और वो लोग वही पालते हैं जिसको थोड़ा मध्यम वर्गीय होते हैं, उनका अपना खाना खा चल रहा है। अब मान लो वो उसका बुढ़ापा आ गया तो उसके बाद वो कहाँ रखना चाहते हैं, तो उसी को तो उठा के बेच देते हैं। अब वो बेच देते हैं, वो किसी के काम की नहीं है, जबकि उन्हें भी पता होता है कि अगर हम इसको बिल्कुल ठेठ है, बिल्कुल दूध नहीं दे रही है, तो उसको बेचेंगे तो वो कौन ले जाएगा, कसाई ले जाएगा। कसाई खुद एक मजदूर होता है, उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी कहाँ होती है। भाई एक बात बताओ, हमारी जॉब लग गई मान लो, अब हमसे कोई कहे कि तुम वो काट दो, जाके काट देंगे हम, आप बताओ भाई काट देंगे, नहीं ना, उनकी भी क्या है, मजबूरी है। तो ये एक सिस्टम है, एक अलग से अगर हम सोचें, वैसे ये चीज़ है क्या, सब गलत है भाई, काट पीट जानवरों को काटना पीटना। तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, आप बताओ, बोलो मित्रों, लगाया नहीं लगाया, लगा दिया ना से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया, ठीक है। तो आप हत्या नहीं कर सकते, इनका प्रतिबंधित है ये। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो छोड़ भी सकती है, राज्य सरकार चाहे तो छोड़ भी सकती है। तो क्या आप कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। हाँ तो है भाई, सजा तो जितने भी ये सब कानूनी तो है, ये सब संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, कानूनी तो है। तो इस सब में सजा है, ठीक है, 2 साल 2.5 साल 5 साल सब में सजा है, सबके लिए। आप बंदर को मार के देख लो, ठीक है, बंदर को मार दो, पुलिस ऐसी उठा ली जाती है, यार अच्छा मारा कैसे तुमने, वो आगे बताऊंगा अभी। यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, संरक्षण है, इन सबको क्या है, संरक्षण है। खेती में सब हो गया, गेहूं धान आपका सब टोटल क्या है, कृषि में है, सब कृषि में डाल दिए गए, ठीक। अब इसके बाद उन्होंने कहा बाकी को आप कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने केस डाल दिया इस बात पे, बोले एक बात बताओ, जो सिर्फ कृषि से संबंधित है आपने उनको छोड़ दिया, जो दुधारू है उनको छोड़ दिया, और जो दुधारू नहीं उनको क्या मार दोगे। तो बोले नहीं, फिर क्या करोगे, बोले जितने भी आपके कृषि से संबंधित हैं, है ना, पेड़ पौधे, वो वाले आपने संरक्षित कर दिए। लेकिन जो कुछ भी नहीं देते, भाई गेहूं है हमारा खाने को देता है, चावल हमें देते हैं, ऐसा के पेड़ पौधे। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं देते हैं आपको, जैसे पीपल का पेड़ कुछ देता है, बोलो कुछ देता है, बताइए। जो पेड़ होते हैं जिनमें कोई फल नहीं आता है, नींव है, नींव क्या आपको देता है, ठीक है। तो क्या काट दोगे आप, बोले नहीं काट पाएंगे, क्यों, बोले ये पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। किसके लिए, पर्यावरण के लिए है। तो इसी में कृषि के दूसरे इन्होंने एक संशोधन करा दिया और इसमें रख दिया था कौन, पर्यावरण। अरे बाप, क्या रख दिया था आपका, पर्यावरण। हाँ इसी में बता रहे हैं पर्यावरण। और दूसरा उन्होंने कह दिया था कि जो दूध दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उनको आपने संरक्षण कर दिया है ना, ये संरक्षण प्रदान है उनको। लेकिन जो कुछ नहीं दे रहे हैं तो बोले वो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, तो उनको डाल दिया वन्य जीव में। किसमें डाल दिया था, वन्य जीव में, ध्यान रखना, वन्य जीव। तो पर्यावरण यानी कृषि के अलावा जो भी पेड़ पौधे होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, पर्यावरण में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, पर्यावरण में। किस में जाएंगे, पर्यावरण में, बोलो किस में चले जाएंगे, पर्यावरण में, ठीक है। और जो आपके उनके अलावा कोई जानवर हैं जो पाले नहीं जा सकते हैं, उनको किस में रख दिया गया, वन्य जीव में। और ये दोनों अधिकार किसके पास चले गए, सरकार के पास। किसके पास चले गए, सरकार के पास। कि आप ना तो उन पेड़ पौधों को काट पाओगे जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं, ठीक है। देखा आपने पेड़ पौधे प्रतिबंध है भाई, आप लोग तो जाते हुए कभी ड्यूटी, बोले ट्रॉली लेके आ रहा है, बोले कहाँ से लेके आया, सही है। सिर्फ आपका एक बबूल का पेड़ है और एक यूकेलिप्टस है, उन पर छूट दे रखी है, उन पर छूट दे रखी है। अब ये नहीं कि कतई उखाड़ डालोगे आप कोई। अब आप सर अगर मान लो हमारे घर में ही नीम का पौधा है और वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर हम क्या करें। तो उसके लिए आपको एक प्रतिबंध बना दिया गया कि आप एक परमिशन करवा लो और उसके बाद उसको आराम से कटवा दो अगर आपको दिक्कत कर रहा है। ये तुम्हारा मूल अधिकार कहता है, बोलो कि अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो आप उठ के कोर्ट चले आओ। तो पेड़ पौधा मान लो घर में है, मान लो कहीं गिर जाए, किसी के ऊपर गिर जाए, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन बनवाओ और आराम से उसको कराओ। डीएम से बनता है उसके लिए, और आप आराम से कटवा लो। लेकिन फालतू नहीं करा सकते आप, अपने खेत में से आप नहीं करा सकते। जो खेत में अगर पौधा है तो खेत वाला अलाउ नहीं है, वो रहेगा तो रहेगा, सही है, आपने रखा है तो ध्यान रखना। तो इसमें सारे आ जाएंगे कौन, बाघ आ जाएंगे, हिरन आ जाएंगे, ये सब। ये जबकि आप पाल सकते हो, बाघ को पालोगे, बोलो बाघ को पाल लोगे। लकड़ी कहाँ से आते, अब फिर वही बात आ गई, किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, नीति निर्देशित तत्व को। ये कहता है तो मर्जी है, राज्य सरकार लगाएं प्रतिबंध या ना लगाएं, तो वहाँ पर छूट मिल जाती है उन्हें, है वो कहता, करता नहीं। ये तो हमें पता ही है ना कानून, बट हम जो पढ़ रहे हैं हमारे कानून में ये चीज़ है।
बट राज्य सरकारें नहीं करती, धड़ाधड़ कट रहे हैं पेड़। मध्य प्रदेश में तो इतना हाई फाई पूरा का पूरा जंगल कटवा दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे रहता है। नंबर बताओ सबसे ज़्यादा था भी, जो वन के लिए बहुत ज़्यादा धरना भी चला था उसके लिए कि मत काटो मत काटो, लेकिन सरकार के उसमें था, उन्होंने कटवा दिया। कुछ कोई वो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे और उन्होंने पूरा जंगल कटवा दिया। बताइए तो ऐसे क्या कह सकते हो? सही है, ये नीति निषेध तत्व पढ़ रहे हैं, ये सरकार के अधीन है। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हाईवे बनते हैं, देखो कितना सारे कट जाते हैं। आप बताइए, अब छोटे छोटे लगाते कितने समय में होंगे वो? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। हाँ, अब बताओ सूख लगाते हैं। अब जबकि देखो अभी हाईवे बना है, इन्हें पता अगले भविष्य में 6 लाइन बनाना पड़ेगा, तो जो पेड़ पौधे जमाएंगे तो उनको फिर काटेंगे आगे। तो आप पहले क्यों नहीं करते ये काम? सही है, तो विकास के साथ देखो हर चीज़ जरूरी है भाई, सरकार की भी गलती नहीं है इसमें। विकास आपको चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो नुकसान आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप सोचो दोनों चीज़ें आपको मिल जाए वो नहीं मिलती हैं। या तो आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, आपका लेवल पहले से अच्छा होना चाहिए है। वहाँ का एक एक जनता का जो व्यक्ति है ना वो भी जागरूक है उसको लेकर। हमारे यहाँ मौका मिल जाए तो रोड पे से पेड़ काट ले जाएं, वो तो पुलिस अलर्ट है। आप तो 100 डायल चला दी। हाँ, उखाड़ लेगा। हाँ, तो आप बताओ अगर आज 100 डाल खत्म हो जाए, 100 डाल से क्राइम बहुत कम हुआ है भाई। उनको पता कहीं ना कहीं खड़ी होगी, लेकिन पहले तो तार उतार लेते बिजली के, सही है, और ऊपर से पेड़ काट ले जाते थे। तो हमें लोग जागरूक नहीं है। आप बताइए, प्रधानों को इतना पैसा था, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, लेकिन हम लोग बताओ नियम से सोता ही है। इतना पैसा जाता है, योगी जी ने इतने पेड़ लगवाए थे, कितने लगवाए थे? 1 करोड़ से कुछ ऊपर लगवाए थे ना। 5 करोड़ समझे 12 में लगवाए थे। हाँ, अभी लगवाए थे ना, अभी फिर से चला था 5 जून को कुछ। हर गांव में 1000 पेड़ लगवाए थे। आप जाकर जाओ जरा, अभी जाओ, एक पेड़ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर हमने देखे जब आए थे वहाँ पेड़ पौधे, तो जब से सड़े हुए थे ना नर्सरी में, जो सड़े हुए कोई लेके नहीं जाता पेड़ पौधे, वो वाले लेके आते हैं। इनको चाहिए कि आपको एक कॉन्स्टेंट कर दो भाई। प्रधान को आप पैसा नहीं दे रहे हो क्या? पैसा दे रहे हो तो उनसे कहो कि अगर आपने 1000 पेड़ लगाए हैं, हमें कम से कम 500 पेड़ों को दिखाना है आपको हर साल कि हमारे वो है नहीं, आपने क्या प्रतिबंध किया उसके लिए। तब तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे। जागरूक करोगे तब बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे कुछ भी। आप कितने भी देते रहो, आप कितने भी दो, सरकार कुछ भी कर ले, जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे किसी कार्य के लिए। मान लो अभी कोई नियम बना है सरकार, जबकि सरकार करा सकती है, डंडे से कराएगी नहीं कराएगी। तो भाई कोरोना भी नहीं मानते थे ना, उसने कहा ऐसा करो जड़ दो, ठीक है, तो थोड़ी बार पड़ी, 4 पे पड़ी, 4 ने वीडियो देखा और वो 4 अपने आप शांत हो गए। तो वो वाला है, जब तक शक्ति नहीं आएगा कोई भी कानून में, जब तक शक्ति नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप उसका तो मुद्दा ही नहीं हम लोगों के पास, ध्यान रखना। तो ये हमारा है। तो वन्य जीव वालों को भी प्रतिबंधित आपने देखे होंगे। वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, अभ्यारण्य बनाए गए, पक्षी विहार बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि वो क्या है, सब संरक्षित कर दिए गए। तो किसकी तरफ से करे गए? ये सरकार की तरफ से करे गए हैं, ठीक है। पर्यावरण के लिए हर एक पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, तो पेड़ पौधे आप नहीं काट सकते हो। ये भी प्रतिबंधित कर दिया कौन से में? अनुच्छेद 48 में दिया हुआ। कोई भी राज्य सरकार कभी भी एक्शन ले सकती है, ध्यान रखना। आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। कौन देता है? अनुच्छेद 48। कौन देता है? अनुच्छेद 48। आप समझिए, अगर राज्य सरकार, ध्यान रखना, कौन? राज्य सरकार पर्यावरण और वन्य जीव पर क्या दे रही है? जोर दे रही है। क्या दे रही है? जोर। यहाँ संरक्षण प्रदान है। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये कौन से अनुच्छेद में? पर्यावरण और वन्य जीव दोनों को संरक्षण प्रदान है। कौन करेगी प्रदान? सरकार करेगी। कौन कहता है? ये नीति निषेध तत्व का 48वां कह रहा है। लेकिन ये रखा कौन से में गया है? 48 में कृषि और पशुपालन रखा गया है। तो इसे किस में रखा गया है? तो देखो 48 का में रखा गया है। किस में रखा गया है? 48 का में। 42वां संशोधन हुआ था 1976, उसके तहत 42 संविधान संशोधन 1976, इसके तहत इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। बात समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 48 में क्या रखा गया? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 48 में राज्य सरकार क्या करेगी? पर्यावरण का। राज्य सरकार के लिए अगर प्रतिबंध है तो कहाँ पर है? राज्य सरकार। तो आप बताएंगे 48 के तहत क्या करती है? पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब भाई हमने आपसे अभी बताया था कि राज्य सरकार कर देगी, मान लो आप ही नहीं कर रहे हो फिर, सही है, तो उसके लिए भी एक प्रतिबंध बना दिया गया कि पर्यावरण और वन्य जीव के लिए क्या कर सकती है? नागरिक। कौन कर सकते हैं? नागरिक। नागरिक। नागरिक किसके तहत करेंगे? तो आप लिखो 51 का के तहत।
नागरिक करेंगे, नागरिकों का अधिकार है कि वो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो वो कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? तो 51 का में रखा गया है। नागरिक, हाँ, कौन? नागरिक। नागरिक मतलब हम लोग सब, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये बात देखो, दोनों को अधिकार प्राप्त हो गया। सरकार के पास है कि अनुच्छेद क्या कहता है आपका कि वन, पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षण करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार उनको क्या करे? संरक्षण प्रदान करे। और उसके अलावा भी पर्यावरण और वन्य जीव दोनों का संरक्षण प्रदान, पर्यावरण बचा सकते हैं कौन? नागरिक। किस अनुच्छेद के तहत? 51 का के तहत रखा गया है इसको। दोनों अलग रहेंगे, ध्यान रखना। अगर पूछता है कि वन्य जीव और पर्यावरण को राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान है कौन सा अनुच्छेद में? तो 48 का में, अनुच्छेद 48 का में। कृषि और पशुपालन कहाँ रखा गया है? तो आपको 48 में रखा गया है, ठीक है। और अगर नागरिक में पूछ लेगा कि नागरिक पर्यावरण और इसको बचा सकते हैं तो कौन से में रखा गया है? तो 51 का में। बहुत ध्यान रखना, ये इनका मूल कर्तव्य है। नागरिकों का ये क्या है? मूल कर्तव्य है। ध्यान रखना, ये किस में रखा जाएगा? मूल कर्तव्य में। किस में रखा जाएगा? कि नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है? कि पर्यावरण और वन्य जीव को क्या करें? बचाएं। क्या करें? बचाएं। क्या बचाते हो? बोलो, बचाते हो? हाँ, बचाने वाले बचाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अब नहीं कोई बचा रहा तो तुम क्या कुछ कर लोगे उसका? बोलो यस या नो। क्या आप पुलिस जाकर ये कहेगी तूने पेड़ को मतलब तुम यहाँ कूड़ा कैसे फेंक दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नीति निषेध तत्व हैं। क्या है? नीति निषेध। आप फोर्सली किस पर नहीं लगा सकते हो। उसका मन है तो कर लेगा, और उसका मन है, भाई किसी से पेड़ पौधे जब से लगवाओगे आप? नहीं लगवाओगे, तोड़ देगा सुबह से। तो क्या है? आपका मन है पर्यावरण संरक्षण करने का, हमें पता है, तो हम लगा सकते हो और हमारे पास अधिकार है, उसको आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आप पर लागू हम करें, वो ऐसा नहीं है। क्या हर एक राज्य ने पर्यावरण दिवस सही से मनाया? नहीं मनाया। भाई कोई ज़्यादा मनाता है, कोई कम मनाता है, तो उसको भी आप फोर्सली नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नीति निषेध तत्व हैं। आपका मन है तो कर लो और नहीं मन है तो। लेकिन दोनों को अधिकार दे रखा है। राज्य सरकार की अधिकार है कि पर्यावरण को संरक्षित करे, सही है। नागरिकों का ये अधिकार है कि पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाए। बात सुन रही? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसको नोट करना, नोट करो जल्दी 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 बताओ। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पता है कौन सा विभाग बनाया गया है? एनजीटी। पर्यावरण विभाग को सुरक्षा के लिए एनजीटी बनाया गया है। आगे इसकी पूरी चर्चा करेंगे, आपको फुल फॉर्म हम सब लिखवाएंगे। आप ऐसे ना रखो, पूछेगा पर्यावरण के लिए कौन सी विभाग बनाया गया है जो इसकी सुरक्षा करता है, तो आप कहोगे एनजीटी। एनजीटी समझ में आ गया? ये सबसे इम्पोर्टेंट है 48। तो कृषि, बोलो, कृषि पशुपालन। अब कृषि पशुपालन में कौन आ जाएंगे? कृषि के यंत्र, लोन, जो भी बैंकें हैं, नाबार्ड फबार्ड, सब इसमें आ जाएंगे। पशुपालन में आर्थिक दुधारू होंगे, उनकी आप हत्या नहीं कर सकते। उसमें आएगा कि जो कृषि से अतिरिक्त पेड़ पौधे होंगे उनको पर्यावरण में रख दिया गया। और पशुपालन दुधारू के अलावा जो है जीव, वो किस में रखे दिए गए? वन्य जीव में रख दिए गए। इनको आरक्षण क्या है? संरक्षण प्रदान है। राज्य सरकार संरक्षण किसके द्वारा प्रदान कर सकती है? तो आप लोग 48 का के तहत करती है। और नागरिक जो अगर जो पर्यावरण बचाते हैं वो किसके तहत बचाते हैं? 51 का के तहत। समझ में आ गया होगा? अगला डालिए 49, अनुच्छेद 49। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आती? लो, आवाज़ तक नहीं आती, पता नहीं कौन से गुस्से में बैठे हैं आप लोग। हाँ हाँ, अब सही है, आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ी बहुत लगना चाहिए। पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोर हो जाओगे बेटर, फायदा क्या है। चलिए 49 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बैठ गए जाओगे। हाँ, होशियार बच्चे हैं, वो लेखपाल आएगा ना तो 10 दिन फिर पहले आ जाएंगे, तो फिर आप टीचर के यहाँ तक खींच लो आगे। आप बताओ, यही तो करते हैं, जबकि क्या पता नहीं वो आएगा। और ऐसा भी नहीं कि फेल हो गए सारे बच्चे, सब पास हुए हैं, सब पास हो गए। कोई 70, 75, 80, 85 तुम्हारे शायद है ना? हाँ, 88, हाईएस्ट 88 लड़का हमारे यहाँ का। कोई बात नहीं, बच्चे चेक कर लेते हैं, अपना विद्वान होते हैं, कोई मजाक है क्या? ट्रिपल सी पैट होना चाहिए अभी? नहीं, अब जरूरी नहीं है ये, क्योंकि पैट हो गया तो जरूरी है अभी लेखपाल, तो आधे तो वैसे छट जाएंगे, फिर ट्रिपल सी नहीं होगा। और क्या, सब कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अभी 1 महीने में तो रिजल्ट आएगा, सितंबर के लास्ट में जाके, ये कह रहे हैं हम लोग। अरे कौन सा पढ़ना है तुम्हें उसमें? SI का कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, उसी से काम चल जाएगा। ऐसे ही रहता है, GS नॉर्मल आती है, करंट फरेंट पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व देखिए, अब अगला आता है 49, अनुच्छेद 49। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय महत्व है। इसमें क्या है? राष्ट्रीय महत्व है। अब राष्ट्रीय महत्व में कौन कौन आ जाएगी? धरोहर, इमारत, पुरातत्व,
पुरातत्व, ये सब किस में आएंगे? राष्ट्र धरोहर में आएंगे। किस में आएंगी? राष्ट्र धरोहर में। कोई दिक्कत है तक? देखिए राष्ट्र धरोहर में जानते हो जो हमारे धाम हैं, धाम जानते हो, जो केदारनाथ है, उत्तराखंड, ये सब जो बड़े बड़े चीज़ें हैं बौद्ध के जहाँ उन्होंने दिए थे, राजगीर है ना, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इमारतें टाइप की है ना, वो सब किस में आती हैं? हमारी धरोहर में आती हैं। इमारतें मतलब लाल किला है ना, आगरा का ताजमहल, ये सब इमारतें हैं। साउथ के मंदिर, सबसे ज़्यादा आपको जो शैली देखने को मिलती है वो साउथ के मंदिरों में मिलेगी। भाई साहब अजीब हैं और पुराने बने हुए हैं, आज तक एक दाग तो उसमें एक दरार भी तो आ गई हो। नागर शैली है उनकी, द्रविड़ शैली है, ये सब है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, आपको इसमें शैलियाँ हैं, ठीक है, मजा आएगा पढ़ते हुए, टेंशन ना लो आप। नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, कौन सा कहाँ बना हुआ, किससे बना हुआ है ना। पैगोडा का कहाँ बना हुआ? पैगोडा शैली से, पैगोडा है ना, पैगोडा का देश। अभी ड्रोन जमीन पूछी गई थी, भूटान वाले थम्पू ड्रोन पूछा गया था, राजधानी उसकी। तो ये चीज़ें आपसे पूछा। अब देखो ये चीज़ें पढ़ाने में तभी अच्छा लगता है जब आपके पास समय थोड़ा हो। अब आते आप 15 दिन पहले हो तो आपको भाई बेसिक लपेटना मुश्किल पड़ जाता है। अब हम आपको आगे क्या पढ़ाएं? तो सिलेबस तो कम से कम पूरा करो अपना बैठ के आराम से। चलिए तो पुरातत्व की बात करते हैं। पुरातत्व जानते हो पुरानी चीज़ें, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता में जो चीज़ मिली है वो सब क्या है? पुरातत्व में है। और इन सब का संरक्षण प्रदान करेगा कौन? अनुच्छेद 49। किसके अधिकार में होगा? ये राज्य सरकार के अधिकार में होगा। किसमें होगा? राज्य सरकार। तो राष्ट्रीय महत्व जितने भी हैं, राष्ट्र से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी हैं वो सब किससे संबंधित होंगी? आपके अनुच्छेद 49। कहाँ रखा गया? तो आपसे पूछे कि राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र इमारतें, पुरातत्व और आपका राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रगान है, ये वही एक महत्व है भाई, इसको भी संरक्षण प्रदान करना है। भाई तिरंगा है उसका भी करना है कि क्या नियम है उसका, क्या नहीं है, वो सब किसके अधिकार में रहेगा? आपका 49 में रहेगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत हो? ठीक है। पुरानी चीज़ें, पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के, जैसे आपको मान लो खुदाई में सिक्के मिल जाए तो वो सब क्या कहाँ रखे जाते हैं? पुरातत्व में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाएंगे? पुरातत्व में। तो सिक्के आपके देखे होंगे, किसी ने कांच के चलवाए, किसी ने शीशे से, किसी ने चांदी के, अलग अलग चलवाए थे सबके। तो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, उनमें पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। 49 समझ में आ गया? अनुच्छेद 49 समझ में आ गया? क्या है आपका? राष्ट्रीय महत्व। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 मथुरा में मंदिर देखें, मथुरा में है ना जन्मभूमि, देखो वहाँ पे आर्मी लगी होती है, वहाँ पे आर्मी लगी है। बताओ कौन सी लगती है? आर्मी होती है, कौन सी होती है? CISF। CISF के जवान होते हैं वो सब। हाँ सब पे लगी होती है। आगरा के ताजमहल पे भी लगी होगी, जितनी भी इमारतें सब पे लगी होती है। तो ये कौन है? राज्य सरकार की तरफ से लगाई जाती है ना, तो ये संरक्षण है। मान लो किसी ने आगे उड़ा दिया तो कुछ पता होना है कौन क्या करते। चलिए अनुच्छेद अगला लिखिए 50। इनके है नहीं, तोड़ दो तो खुला नहीं होता। अनुच्छेद 50 बताओ क्या है अनुच्छेद 50 में? अनुच्छेद 50 लिखिए क्या है, लिखो कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन है इसमें? इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, कार्यपालिका और कौन है? न्यायपालिका। 50-50 से याद रखेंगे आप, 50-50 से ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका। पहले जो था ना वो कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही में था, संयुक्त रूप से था। बाद में इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 50 में रखा गया कि कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। बोले यस या नो? और एक आपकी कौन होती है? विधायिका। कौन होती है? एक विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? पहले समझ लेते हैं, थोड़ा समझो, देखो ध्यान से, नहीं आए तो बताओ फिर। विधायिका, विधायिका का काम होता है सिर्फ कानून बनाना। कोई भी कानून अगर बनाया है तो वो कौन बनाएगा? विधायिका। कानून बना के खिसक लेता है, कानून बना के खिसक लेता है, बाकी करो मरो। जैसे बच्चे ना खिसाते हैं कभी कभी, कबीरा सालो बाबरो दोवा गयो बनाए, और अपना तो खिसक लियो मन ने गयो फंसाए। सही है, बहुत सारे पढ़ते कबीर के बहुत सारे दो हैं। तो वही वाले हाल है कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है और अपना खिसक लेती है। बोले भैया हम तो सिर्फ कानून के मालिक हैं, हमने बना दिया। अब लागू कौन कराएगा इसे? कौन कराएगी? कार्यपालिका। और अपने आप अगर उस चीज़ों का उल्लंघन किया, आपने कोई काम गलत किया तो कार्यपालिका सजा देगी क्या? बोलो कार्यपालिका सजा देगी? नहीं। कौन देगा? उसके लिए न्यायालय बना गया। कौन बना गया? न्यायालय। अभी न्यायालय क्या देगा आपको? बताओ। ये आपको सजा देगी। कौन देगा? सजा। तो पुलिस किस में आएगी? कार्यपालिका में, न्यायपालिका में? कार्यपालिका। पुलिस का काम सिर्फ होता है कि डंडा डंडूके लाकर और खड़ा कर दें किसके? न्यायालय के सामने। बोले भाई साहब ये रहा, ये बड़ा गलत काम इनने किए हैं और इनको सजा दो आप अपने अनुसार। सही है, उनको नहीं। अब मान लो अगर दरोगा को दे दें सजा देने के लिए, कार्यपालिका में था पहले न्यायपालिका, दरोगा को सजा करने को दे दें हैं 10-10 लाख रुपए। बोले 10-10 लाख, बोला पूरे गांव पे सजा लगा दूंगा अभी। बोलो यस या नो? अगर उनको दे दिया जाए तो, लेकिन उनको नहीं दिया गया है। अब वहाँ भी, अब आप कहोगे सर ऐसा तो न्यायपालिका में अगर हम बात करें तो न्यायाधीश भी ऐसा कर सकता है कि वो कहे भाई इतने रुपये लेना, कल छोड़ देंगे तुझे। लेकिन उसके लिए भी क्या है? कंडीशन है कि आप हमें ये लिख के देंगे। कौन कहता है? ये न्यायालय कहता है कि आप हमें ये लिख के देंगे कि आपने किस कारण से इसे छोड़ा है।
कारण क्या है, और वो भी कैसे, लिखित। क्या चाहिए, लिखित सबूत। इसलिए आपने देखा होगा कि ओरल स्टेटमेंट जो होता है वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि आदमी मुकर भी सकता है। इसलिए पुलिस वाले आज क्या करते हैं, लिखित भी लेते हैं उससे और वीडियो भी बनाते हैं। बोलो ये बात है नहीं है। आप उसने कह दिया अरे भाई साहब आप चिंता ना करो, हम अदालत में कह देंगे कि हमने ये करा। वो क्या कहती है पुलिस, अच्छा मूर्ख समझा क्या, इधर लिख, सफ़ेद कागज पे लिख और अंगूठा लगा, चल साइन कर। समझ में आ रहा है, तो लिखित चाहिए। तो इसलिए न्यायपालिका में जो न्यायाधीश बैठा होता है वो ऐसी हरकत नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको सबूत के बिहाफ पर छोड़ना होता है। ऐसा नहीं अच्छा वो रोया पेटेगा, अरे जज साहब मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, आज के बाद हम कभी गलती नहीं करेंगे। क्या छोटा बालक है, वो कहता है अच्छा ये बता प्रूफ ला, प्रूफ। अब वो कहता नहीं हम वहाँ पे थे, नहीं आप हमारे मित्र से पूछ लो। बोले मित्र से कुछ नहीं पूछा जाएगा, लिखित दे। तेरे पास कोई लिखित प्रमाण है कि आप वहाँ रुका था होटल में, आके होटल रुका तो बिल दिखा, भाई गाड़ी से गया तो उसका बिल दिखा। समझ में आ रहा है, तो ये इसलिए क्या रहता है आपका बिल्कुल सेफ रहता है। बहुत रेयर केसों में होता है जहाँ पर जज बिक जाते हैं, वरना वैसे नॉर्मली पेपर नहीं बिकते हैं, वो अपना सजा देते ही देते हैं। एक प्रतिष्ठित बैठे होते हैं वहाँ पर, है ना, तो इसलिए जल्दी वो इतना वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि है ना एकदम नहीं कर पाते वो लोग। बाई चांस की बात है वो अलग बात है, बाई चांस में तो हर चीज़ है, हर चीज़ बिकती है, बस लगाने वाला सही से बोली होना चाहिए, बस टाइम पर बिक जाएगी, है जी। हाँ लेकिन वैसे नहीं, नॉर्मल है। समझ में आ रही बात। तो जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, विधायिका। उसको लागू कौन कराएगी, कार्यपालिका। और कार्यपालिका जो भी अगर गड़बड़ आप करते हो कार्यपालिका में तो वो फेंक देगी आपको कहाँ, न्यायपालिका में। और ये दोनों चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, 50 में। तो ध्यान रखना कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहाँ रखा गया है, तो आप कहाँ बता देंगे, अनुच्छेद 50 में। किस में बताएंगे, अनुच्छेद 50 में। अब एक बात बताइए मुझे, अगर विधायिका ने मान लो कानून बना दिया, अब कह दिया जैसे मान लो जीएसटी था, इसका सबसे बड़ा चीज़ देख लेते हैं, जीएसटी सही लिखा है, जीएसटी था, जीएसटी एक कानून था। तो अब आप बताइए ये किसके अंतर्गत है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। क्या सभी राज्यों ने एक साथ लागू कर लिया था, बोलो यस या नो। क्या न्यायालय उनको फोर्स कर सकती थी, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये मैटर किसका है, नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप किसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि फोर्स किसी कानून को लागू कराने के लिए आप किसी भी राज्य पर फोर्स नहीं कर सकते। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर अभी आ जाए तो अगर कोई राज्य सरकारें करना नहीं चाहती हैं तो वो नहीं कर सकती हैं। कौन करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे, आप कोई फोर्स नहीं उसका करने का। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जीएसटी भी देखा होगा आपने, हल्के हल्के लागू हुआ था। जीएसटी सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था सबसे पहले जीएसटी लागू, गुजरात ने किया था। ठीक, समझ में आ रही बात। तो ये आपका क्या है, क्या पालिका न्यायपालिका है, दोनों को अलग रखा गया नीति से। कौन से में रखा गया, अनुच्छेद 50 में रखा गया। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 क्या हुआ, अनुच्छेद 51 लिखा, चलिए 51 जल्दी लिखिए। अनुच्छेद में क्या है, केवल विवाद, ये बढ़िया अनुच्छेद है। विवाद क्या रखा गया इसमें, विवाद। लेकिन कैसा विवाद, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल विवाद। लिख लो इसमें इंटरनेशनल। इंटरनेशनल विवाद 51, अनुच्छेद 51 में रखा गया है कौन, विवाद। और कौन सा रखा गया है, इंटरनेशनल। घर वाला नहीं कि गांव वाला होना चाहिए, वो तो रोल लड़ जाएंगे। सही, इंटरनेशनल विवाद है। जैसे अभी विवाद चल रहा है अफगानिस्तान और तालिबान में, वो इंटरनेशनल विवाद है। अब अगर मान लो, जैसे मान लो दो लोग लड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि एक कोई व्यक्ति आता है बीच में और वो बैठता है और दोनों की क्या करा देता है, सुलह करा देता है। क्या करा देता है, करा देता है ना, बोले ठीक है यार छोड़ दो इसे, उसे छोड़ दो, हाथ मिलाओ चलो जाओ, ठीक है। ये इंटरनेशनल कहलाता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन लगाई गई हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो तलाकों का कारण कब बनता है पता है, जिसका लव मैरिज हुई होती है, क्योंकि उनको ना रोकने वाला कोई नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, आप तभी सक्षम रहोगे जब आपके पीछे कोई फोर्स हो जो आपको रोके रखे, वरना आप गिर जाओगे। जैसे मान लो अभी हम खड़े हैं तो हमें कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। माइंड में अग्रभाग का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे बॉडी का क्या बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। अगर हाइपोथैलेमस संतुलन छोड़ दे तो आप अभी गिर जाओगे तुरंत। सही है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही कंट्रोल रखता है। एक लव मैरिज करते हैं, उधर के पक्ष भी नाराज, इधर के भी नाराज, दोनों के आपस में लड़ गए दोनों, कौन सलाह कराने आएगा भाई। अरेंज मैरिज जो होती है उसमें ससुराल पक्ष के भी आ जाते हैं, इधर के भी आते हैं, और जिसने शादी कराई होती है वो भी आ जाता है। बोले अरे कोई बात नहीं, कोई बात हो गई है भाई। लड़की को 4 सुनाता है उधर वाला, लड़के को सुनाता है, अब बोले चुपचाप रहो, अब कहीं नहीं जा सकते हो तुम। सही है, बात सुना कि नहीं। और लव मैरिज में कौन किसे बताएगा, तो तूने, हम तेरी वजह से परिवार छोड़ के आए, वो कहेगा हम छोड़ के आए। और
दोस्त अपनी जुगाड़ में, बिल्कुल सही बात है, सही है। दोस्त अपनी जुगाड़ में रहते जल्दी तलाक हो, ठीक है, हम ही कुछ बढ़ाएं, भाभी जी ठीक ठाक है, हमें तो पहले बताइए बेकार आदमी है, आप इधर चलिए हाँ, तो थोड़ा घुमा के लाएंगे, माइंड फ्रेश कराएंगे, ये चलता रहता है सब, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपने ये बात सही पकड़ी है, ठीक। तो ध्यान रखना, तो उसके लिए आप सुलह नहीं कर पाते हैं। और देखिए, किसी भी चीज़ का विवाद का कारण सिर्फ कौन है? ये जुबान। हम कभी कभी इतनी गलत बात बोल देते हैं, सभी बोलते हैं, ऐसा नहीं, कोई नहीं है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, थोड़ा नम्रता रखनी चाहिए। ज़्यादातर मियाँ बीवी में बहुत चलता है ये वाला, वो ऐसे ऐसे वर्ड बोल देती है जैसे लगता है कि इनके साथ हमें कभी रहना ही नहीं है। दोनों की गलती होती है, ऐसा नहीं एक की होती है भाई, लड़का भी कम नहीं होता है, वो भी ऐसे बोल देता है उसको लेकर जैसे बहुत अजीब। जैसे मान लो लड़ाई हो गई भाई, लड़के की लड़ाई हो गई मानो पत्नी से, तो क्या कहा, ऐसे वर्ड बोला कि उसको बड़ा अजीब लगा कि तुझसे ज़्यादा अच्छा वैसे अच्छी है, बोला ऐसे वर्ड बोलते हैं। अब उसको क्या लगा, बोले मतलब मैं बीवी नहीं रही, आज तक तुम्हारे हम कपड़े धुल रहे हैं, पूरा वो उठा रहे हैं, अब हम उसके बराबर हो गए। मतलब ऐसी तो बात को कम से कम बेचारे वो लेवल पे रहे। लड़की को गुस्सा आ जाता है, क्या तुमसे तो अच्छा वो रिक्शा वाला है, यस है ना, बताओ, बोलो हम रिक्शे वाले से शादी कर ले तो अच्छा रहता। अब लड़का क्या समझेगा, अबे साला हम तो रिक्शे वाले से गिरे हुए हैं। मतलब ये बातें उनको लग जाती हैं, और जब लग जाती हैं तो कभी कितने भी गुस्से में हो तो आप कभी किसी से ऐसी बात मत करो जो बुरा लग जाए। भाई पत्नी को कतई नहीं करना चाहिए, एक सुना रहा है एक गरिया रहा है तो एक निकल लो, सही, यही सबसे बढ़िया होता है। अब ऐसा नहीं आप बोले, बुक सीधे कह दो आज तेरा टर्न है, तू गरिया ले, हम जा रहे हैं। और पत्नी को भी होना चाहिए, अगर वाइफ ज़्यादा गर्म हो रहा है, आदमी गर्म हो रहा है, भाई बाहर से डिस्टर्बेंस आया हुआ तो थोड़ा सहलो, क्या दिक्कत है, कोई बात तो लग तो नहीं जाएगी। कुतर्क करोगे साथ में तो चीज़ें बढ़ेंगी। वो गरिया लेगा 5 मिनट 10 मिनट, हाँफ जाएगा, गिर पड़ेगा, ला के पानी दे दो, बोले लो पी लो एक बार और, सही है, समझ में आया। तो ये चीज़ होती है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। तो यही इसमें कहा गया है कि विवाद कैसा है, ये इंटरनेशनल है। तो आप जैसे हम लोग बैठ के बात करते हैं, अरे पाकिस्तान ने ये कर दिया, हम होते तो अभी इसको उड़वा देते, है ना, या लड़ लेते। लड़ाई करना आसान है, कुछ नहीं करता है वो तो सिर्फ नाम का है। आप अफगानिस्तान में बताओ, क्या वहाँ के इंसान नहीं है, वो जानवर है क्या? आप बताइए, कोई देश नहीं मटक रहा है भैया, दिन दहाड़े आपका चिरहरण हो रहा है। जो तो भाई महाभारत वाली दशा हो गई, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, और सब बैठे हुए और सब विद्वान है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। अमेरिका भीष्म पितामह, बाइडेन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बताइए अब, द्रौपदी के साथ तो यही था, और इसका कारण हुआ था कि महाभारत यानी कि विनाश। तो इसका मतलब हो सकता है ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो। आप बताओ भाई, आपके सामने कोई पिट रहा है और आप कभी बोल नहीं रहे हो, ये तो गलत बात हो गई ना। अब तीसरा हो गए, हाँ, अब इंडिया भी नहीं भटक रहा है, मैंने यूएन में जाके बात उठाए, अंतर्राष्ट्रीय बात करे कि भाई ये तो गलत है। भाई किसी बात छीन लो जबरदस्ती, क्यों छीन लो भाई किसी देश का? सब कानून और व्यवस्थाएं ताक पर रखी रहती हैं, अपने आप में ताकत लाओ बस, बाकी कुछ नहीं है, यही चीज़ है तीनों। अब ये भारत को और दिक्कत होगी भविष्य में, देखना अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखना आप जाके, अभी तो वो वहाँ चल रहा है, लड़ाई चल रही है 3-4 दिन से लगातार, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पंचेश्वर घाटी है ना, पंचशील घाटी, हाँ पंचशील है, कुछ ऐसी है, 3 है वो 3। कजाकिस्तान ने के लिए मदद दी उसको बस, बाकी और किसी ने नहीं दी। बाइडेन तो अपना हेलीकॉप्टर दे आया उसे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उड़ाया कैसे जाएगा, ठीक है। वो खेल रहे, न्यूज़ पे देखो कल दिखा रहे थे, वो उसके परों को घुमा घुमा के देख रहे हैं ना, बैठ के देख रहे हैं, कूद कूद के देख रहे हैं, मतलब बंदर वाली हरकतें कर रहे हैं, मतलब वही वाली हो गई। चले, तो देखिए विवाद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। अगर विवाद हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या करना होता है, तो उसमें पहले देखो शांति समझौता, हमें क्या करना है, उसमें शांति रखनी है। अगर विवाद हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या रखनी है, शांति रखनी है। दूसरी, इसी विवाद को हम कैसे समझा सकते हैं, तो संधि द्वारा समझा सकते हैं। किसके द्वारा? संधि के द्वारा, सही है। और हर देश का क्या करना पड़ता है, हर देश का आदर करना है, हर देशों का आदर, हर देशों का क्या करना है, आदर करना है। ये आपका लिखा हुआ है कौन सा, अनुच्छेद 51 में, और भारत इसका बहुत ज़्यादा फॉलो कर लेता है। देखा होगा आपने, कोई अगर आ जाए, बात विवाद हो जाए, तो उसको देखो, पाकिस्तान से भी कितना सारा चला, युद्ध हुआ 65 में, 71 में हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी उसको बड़े सम्मान से देखा। अगर उसका प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो आज भी हमारी जेट सुरक्षा मिलती है उसको, बोलो कि भारत में कोई दिक्कत ना आ जाए उसको, जबकि हुआ होता है। लेकिन तो तो शांति के लिए भारत सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है कि तुरंत शांति कर लेता है। अभी कोई लड़ ले, मार ले, पीट ले, और थोड़ी बात थोड़ा कह दे, अरे भैया गलती हो गई, ये हो गई, एक व्यक्ति आके बैठ के उन्हें समझा दे और वो शांति समझौता कर लेते हैं। बहुत सारे हुए, आपने देखा, इंदिरा गांधी ने भी किया है, बांग्लादेश भी शांति समझौता के तौर ही दे दिया वापस लौटा के। पाकिस्तान ने बांग्लादेश अपने कब्जे में कर लिया था पूरी सेना आ गई थी उनकी। हमारी सेना ने 120 सैनिकों ने सिर्फ, अभी एक वो आया भुज मूवी आई, उसमें देखना, उसमें दिखाया गया बांग्लादेश के लिए, ठीक है, तो उसमें उनको रपटा दिया बाद में, और आगे तक सेना चली गई थी। लेकिन बाद में ये आदर की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो उन्होंने आदर के सहित, अगर भारत चाहता तो क्या बांग्लादेश को अलग कर देता? नहीं करता, बोले तो ये हमारे अधिकार में है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बांग्लादेश इन लोगों का है, मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है, बोलो भाई जनसंख्या ज़्यादा है ना, नहीं चाहता तो नहीं करते आर्मी। तो उन्होंने क्या करा कि उनको जीत कर, बांग्लादेश जीत कर, खुद सैनिक हमारे मरे, और उसको बाद में गिफ्ट दे दिया, किसको?
उन्हीं लोगों को, बोले ये भाई अपना देश अलग ही बना लो आप। सही है। तो ये क्या है, हमारे संस्कार हैं। अभी हमने बताया सीता वाला, रावण वाला, सनातन वाला, सेम वही चला रहा। देखो ये हमारे सनातन धर्म में है कि कोई पीट भी जाएगा तब भी कह चलो ठीक कोई बात नहीं। वो रावण जो दुश्मन था उसी से शिक्षा ली थी लक्ष्मण ने, उसी से शिक्षा ली लक्ष्मण। ये हमारा सनातन। और आज का कोई होता तो कहता तुझे तो हम एक नहीं बताएंगे, थोड़ी लड़ाई हो जाए तो बोले आप तो तुझे नहीं बताएंगे इम्पोर्टेंट क्या है। वो शिक्षा मानने भी नहीं जाएगा, नहीं माना जाएगा, कहेगा हम मर जाएंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ईगो इतना लोगों में आजकल। ठीक है। तो देशों का आदर करना है, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हमें क्या कर लेनी है, संधि कर लेनी है। क्या करनी है, संधि। और ये चीज़ें तीनों के तीनों बहुत सही है। लड़ाई से अगर बचना है तो इन चीज़ों का आपके अंदर होना जरूरी है। ठीक है। शांति आपके अंदर हो, कोई कुछ कह गया है तो थोड़ा सा शांत रहो, अपने आप को शांत रखो, जरूरी, बहुत जरूरी। और यही लोगों में आजकल कमी है, यही कमी है। संधि आप आजकल लड़ाई छोटी से अगर थोड़ी सी बात हो जाए ना आपस में तो वो दुश्मन मान लगते हैं सामने वाले को, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता भाई। छोटी मोटी, हाँ छोटी मोटी तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये संधि हो जाती है आपकी। देश का आदर करो, हर देश का भारत आदर करता है। बताइए किसी पर अटैक किया आज तक भारत ने? आप बता दो किसी भी देश पर अटैक किया हो, दूसरे देशों को बचाया जरूर, और अभी तक दूसरे देशों को क्या करा है, बचाया है। तो भारत इन कामों में क्या है, सबसे आगे है। जम्मू कश्मीर का ही केस ले लो, इतनी बार अटैक हुए, सब कुछ हुए, सबको पता है, पाकिस्तान कराता रहता है, लेकिन फिर भी अगर अभी भी वो हाथ मिलाने को आ जाए तो अभी भी तैयार हो जाएगा भारत। बोलो यस या नो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तुरंत संधि करने को क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश को जीत भी लिया हमने, और जीतने के बाद भी क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये क्या है, हमारा आदर है। उनके प्रति क्या था, आदर था। बोले भैया आप अपना ले लो, जबकि जीत के दिए आए थे। सही है, अपना ही था। हाँ म्यांमार भी जीत लिया था, अलग कर दिया, आदर के तौर पर अपने लौटा दिया, भाई ले जाओ। हाँ हाँ, मालदीव देख लो, मालदीव देखा है, मालदीव तो अलग देश है। उस पर जब अटैक हुआ था तो हमारी सेना गई थी, और पूरा मालदीव मालूम उन्हीं के था, भारतीय सेना होगा, लेकिन बाकायदा आदर से देकर वहाँ शहीद हमारे जवान हुए, लेकिन दे किसको आए, मालदीव वालों को ही दे दिया। बोले भैया तुम्हारा, तुम ही रखो अपना। तो ये क्या है, भारत का आदर है। इसलिए भारत के पड़ोसी सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बाकी कोई नहीं कहता कि हम भारत से दुखी हैं। आप बताओ, कोई कहता है? इंडोनेशिया कभी कहता है कि हम पे अटैक कर दिया, बम फेंक दिए? क्या श्रीलंका कभी कहता है कि इनकी सेना हमारे अंदर घुस आई? बोलो। मालदीव कभी कहता है? नहीं कहता ना। उनको कहता है हम सुरक्षित हैं, भारत के अंदर में है तो हम क्या हैं, सुरक्षित हैं। और कभी मालदीव पर कोई इंटरफेयर करता है भारत कि अपने लोगों को भेज दिया, ये वहाँ से कुछ लुटवा लिया या खींच लिया? अब आप बताइए, पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान परेशान था। अफगानिस्तान के बाद पीओके का जो इलाका है ना, पाकिस्तान से बहुत दुखी रहता है, क्योंकि वहाँ पे जबरदस्ती बोटिंग कराते हैं ये लोग आके पकड़ पकड़ के, देखा होगा। तो ये अलग है। तो ये हमारा वाद विवाद जो है वो 51 में रखा गया है, ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय और वाद विवाद की बात करेगा, संधि की बात करेगा, शांति की बात करेगा, और देशों की आदर की बात करेगा। ये सब आपके किसमें है, अनुच्छेद 51 में है। बोलो यहाँ पर किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है। तो इसमें ध्यान रखना, शांति की बात करी गई है, संधि की बात करी गई है, और देशों में आदर की बात करी गई है, और मध्यस्थता की बात करी गई है। यानी कि अगर आप जैसे कोई देश किसी से लड़ गया, भारत से ही लड़ गया मान लो, तो कोई दूसरा, जैसे यूएनए बनाया गया है, तो यूएनए किस लिए बनाया गया है कि अगर कोई वाद विवाद है तो दोनों को बैठालकर उनको क्या कर देगा, सुलह करा देगा। तो ये भी आपका किस में रखा गया है, अनुच्छेद 51 में रखा गया है। अनुच्छेद 51 का हमने पढ़ा दिया है। बोलो यस या नो। किसके लिए, नागरिक के लिए है कि वो पर्यावरण का क्या करे, बचाए, पर्यावरण को क्या करे, बचाए। राज्य सरकार का नियम क्या है कि 48 काम में रखा गया है, क्या करेगा, पर्यावरण को बचाएगा। तो ये आपके क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताइए फटाफट। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? सारे समझ में आ गए होंगे? तो 36 से समझ में आ गए। एक बार रिवीजन करते हैं, आप सभी बोलेंगे, ध्यान रखना। 36 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कौन, अनुच्छेद 36। 36 में राज्य की परिभाषा बता चुके हैं। 37 में न्यायालय परिवर्तनीय है लेकिन वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय है लेकिन वाद योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याण, लोक कल्याण की क्या है, इसमें भावना है। इनमें 3 न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 39 समान अधिकार, किसका, समान अधिकार किस में रखा गया है, 39 में। 40 न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, मतलब सॉरी, किसमें, ग्राम पंचायत। इसे हम गांधीवादी क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। किसको, 40 को। ठीक है। 40 के बाद 41 में क्या है, सरकारी सहायता। यानी कि जो सरकारी सहायता है किस टाइम पे, बुढ़ापा आ जाए, विकलांग हो जाए तो उनके लिए क्या दें, सरकारी सहायता दे दें। 41 का है शायद, क्या 41 का में बताओ क्या है, कामगारों की सहमति, कामगारों की सहमति किसमें है, 41 का में है। 41 का में, 41 का में बताओ, 41 में है। तो 41 का में क्या था, है ही नहीं, वैसे बनवा दिया। चलिए अगला बताइए, 42 न्याय संगत। न्याय संगत होना चाहिए,
मनोदशा देख के होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? प्रसूत। प्रसूत में कितनी लीव मिलती है? 3 माह पहले और 3 माह बाद में। उसका जो गार्जियंस है, जो उसका हस्बैंड है, उसको कितनी लीव मिलती है? 15 दिन पहले और 15 दिन बाद। बता दिया हमने ये, ठीक। 42 के बाद बताओ 43। 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी यानी कम से कम किसी व्यक्ति को इतनी मजदूरी दे दो कि वो अपना निर्वाह कर पाए, अपना जीवन यापन कर पाए, ठीक है। 43 का में बताओ, कामदारों की भागीदारी, यानी कोई कामगार है उनसे आपको क्या लेना है? सलाह लेना है, सुझाव लेना है, ठीक। अगला 43 खा भी है, क्या है आपका? कोऑपरेटिव है। इसमें सहकारी सहायता यानी कि कोऑपरेटिव है, वो 43 खा में रखा गया है। 44 बताओ, 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है ना। समान सिविल संहिता क्या है? विवाह, तलाक, गोद और वसीयत, इनको क्या देना है? समान अधिकार है, सभी के लिए क्या करना है? समान अधिकार। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन एकमात्र राज्य ने लागू कर लिया है और वो कौन है? गोवा है। 44 के बाद कौन आएगा? 45 में क्या है? 6 से 14 और इसको संशोधन करके कहाँ रखा गया है? 21 का में। कौन सा संशोधन? 86 संशोधन, ठीक है। और 21 का में इसको रख दिया गया है। 6 से 14 फ्री एजुकेशन और 6 से नीचे वालों को स्वास्थ्य। 46 में कौन है? SC/ST, विशेष अधिकार है 46 में SC/ST। 47 में पोषाहार है, क्या है? पोषाहार। और इसी में शराब और उसके लिए क्या? नशीली के लिए प्रतिबंधित है। 47 बाद 48 बताओ। 47 बाद 48 में क्या है? अभी भी बताया आपको, कृषि और पशुपालन, ठीक है। दुधारू और आर्थिक रूप से सहायता देने वालों को क्या करना है? आप हत्या नहीं कर सकते हो। कृषि से संबंधित जो कृषि के अलावा पेड़ पौधे हैं वो किस में रख दिए गए हैं? पर्यावरण में रख दिए गए हैं। और जो दुधारू के अलावा जो है वो किस में रख दिए हैं? वन्य जीव में। और इन दोनों की सुरक्षा का जो अधिकार है, संरक्षण का जो अधिकार है, वो कहाँ है? राज्य सरकार पर है। और राज्य सरकार के लिए कौन देता है अथॉरिटी? 48 का। नागरिक के लिए कौन अथॉरिटी देता है कि नागरिक पर्यावरण का बचाव करें? तो 51 का। 49 अनुच्छेद 49 में बताओ क्या है? अनुच्छेद 49 में, हाँ जी, राष्ट्रीय महत्व। तो धरोहर, इमारतें, पुरातत्व, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके राष्ट्रीय धरोहर में आ जाएंगे, जो किस में? 49 में रखी गई हैं। 50 में बताओ। कार्यपालिका और न्यायपालिका इंपॉर्टेंट है, रह आ चुका है एक बार कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहाँ रखा गया है, तो आप बताएंगे कहाँ? 50-50। तो 50-50 मतलब कार्यपालिका 50 और 50 न्यायपालिका। अब आता है 51, क्या है ये? विवाद। और कैसा विवाद? अंतर्राष्ट्रीय। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? शांति बनाए रखें, समझौता कर लें यानी कि संधि कर लें, और क्या कर सकते हैं इसमें? मध्यस्थता कर लें, ठीक है। और देशों का क्या करें? आदर करें। ये सब आपका किस में है? 51 में है। यहाँ तक नीति निर्देश तत्व तो समझ में आ गए होंगे सभी को। एक बार और रिवीजन कर लेना, बिल्कुल दिमाग में हो। जैसे धड़ाक से क्वेश्चन आए, आपको एकदम क्वेश्चन निकलना चाहिए कि यही वाला है, सही है। 49 में बताओ क्या है? बताओ, तुम बताओ पवन। राष्ट्रीय महत्व है। 48 में क्या है? 48 में कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन याद रखा करिए। याद नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। पढ़ाने से मतलब नहीं होता है, आपको याद भी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, आप टेंशन ना लें। आप थोड़ा सा पढ़ा लें, हल्का सा थोड़ा सिलेबस पढ़ा दो, तभी हम कह रहे हैं एक बार आप पढ़ लो, कोई भी एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा अगर मन से पढ़ाई कर लें तो नौकरी लेना कोई आप बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जॉब टाइम से आ जाए। अगर आप पढ़ते रहो तो जॉब लेना बहुत नहीं। डेट क्लियर हुई नहीं अभी? कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, सही। आप देखिए, नीति निर्देशक तत्व और दोनों विजन थे। फर्स्ट विजन मूल कर्तव्य जो हमारा कानूनी अधिकार है, और आपका क्या दूसरा? नीति निर्देशक तत्व। तुलना पूछता है कभी कभी, क्या पूछ लेगा? तुलना, कि कौन की किससे तुलना करी गई है, कि दोनों में अंतर क्या है। हम कभी कभी यही चीज़ें छोड़ जाते हैं और वो गड़बड़ कर देता है वहीं पकड़ के, सही है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक तरफ डाल लो मूल कर्तव्य और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरी तरफ डाल लो कौन? DSP। अच्छा सॉरी, हाँ अधिकार होगा यहाँ पे। अभी कर्तव्य पढ़ाएंगे इसके बाद, हाँ मूल अधिकार, और दूसरा हो जाएगा DPSP। सॉरी, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले ये बताओ कि मूल अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, और DSP कैसा है आपका? कानूनी अधिकार नहीं है। ये कैसा है? राज्य से संबंधित है। क्या है आपका? राज्य से। चलिए पहले बताओ, मूल अधिकार जो है वो भाग कौन से में रखा गया है? 3।
बोलो जल्दी, रिवीजन करना है फटाफट। आपको पढ़ी हुई सारी चीज़ें हैं। भाग किस में रखा गया है? 4 में। अभी पीछे वाली कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, भाग 2 2 वो भी कराने हैं हमें, भाग 1 और 2 दोनों कराना है। हाँ वो कराना है, नया करानी भी तो है आपको, आएगा तो सही। आप ऐसा ही पढ़ रहे हो, छोटी मोटी चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हो। तो देखिए भाग 3 में हो गया, ये भाग 4 में हो गया। ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से 35। याद हो रहा है हल्का हल्का बेसिक? ठीक। ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? बोलो। 36 से 51। ठीक है ना? ये कहाँ से लिया गया मूल अधिकार? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं ये? अमेरिका से। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। तो याद हो गया होगा नहीं अभी तक? अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये कैसा है आपका? ये व्यक्तिगत है। मूल अधिकार जो है वो क्या है? व्यक्तिगत है। बोले यस या नो? अब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, मतलब मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार हर व्यक्ति का अपना अपना है, मतलब सब ले सकते हैं उसको, कोई और नहीं है। ये कैसा है आपका? तो देखो ये राज्यों का है, मतलब ये राज्य लागू करते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये कैसा है? राज्यों के द्वारा, ये स्टेट है। ये न्याय योग्य है। बोलो। वाद योग्य है। बोलो। न्याय योग्य है और वाद योग्य है। ठीक है? इसमें आप 2 जगह जा सकते हो। कहाँ जाओगे? SC में जा सकते हो या फिर HC में जा सकते हो। ठीक है? कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो SC में जाओगे आप 32 के तहत, और ये आपका 226। ये भी ध्यान रखना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो 32 से, और हाई कोर्ट जाते हो 226 से। ठीक है? तो आप जाकर वाद विवाद कर सकते हो जाके, ये अथॉरिटी है ना? चले आगे बढ़ते हैं। SC सुप्रीम कोर्ट और SC HC मतलब 36। नेक्स्ट बात करते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ये 226। हाँ, ये न्याय योग होगा क्या? ये न्याय योग है? नहीं तो लिख लो 226 लिखा है, 226 है। देखो इधर आप ध्यान दो, ये आपका क्या है? न्याय परिवर्तनीय है। न्याय क्या है? परिवर्तनीय है, लेकिन वाद योग्य नहीं है। अगर आप कोर्ट फोर्ट चले जाते हो कभी लेकर ना इसको, नीति निष्ठ तत्वों को लेकर, तो ये परिवर्तन तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है कि आप कहो कि ना हमें तो करना ही करना है, बच्चे के रूठ जाओ, हमें खिलौना लेना ही लेना है, तो कोर्ट मना कर देगा, बोले फिर जाओ राज्य सरकार के पास। सही है? वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकता है। क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है। जैसे एक चीज़ बताएं आपको, देखो आपके देखो अनुच्छेद 25 जो है, थोड़ा समझ लो फिर आगे बताते हैं इसमें। अनुच्छेद 25 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ले सकते हो आप, बोलो है नहीं? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? संरक्षण देता है। किसको संरक्षण देता है? मूल अधिकारों को संरक्षण देता है कि कोई भी होता है। 15 में क्या है कि लिंग और आधार के आप पर क्या कर सकते हो? भेद नहीं कर सकते हो। ठीक है? जैसे आपने देखे होंगे तलाक लेने के लड़के बड़े तारू रहते हैं। ठीक है? क्या कहीं मतलब भाई तलाक लेंगे या हम दूसरी शादी करेंगे। जैसे बहु विवाह भी हमने पढ़ाया था, आपको याद है? कौन से में था बहु विवाह? अनुच्छेद कौन से में? नीति निर्देश में कौन से में था? लो भूल गए। विवाह वाले, इसमें विवाह तलाक वरिष्ठ बस्तर रखी गई थी। 44 में था। किस में था? 44 में था। नहीं बताओ। तो अब देखिए, जब वहाँ पर बहुविवाह की बात आई कि भाई पत्नी है, एक पत्नी है, दूसरी फिर शादी कर ली, तीसरी फिर कर ली, और आपने देखा मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा होता है ये, है ना? इसके लिए महिलाएं चलेगी कोर्ट। कहाँ चलेगी? कोर्ट। बोले एक बात बताओ जज साहब, आप एक तरफ हमसे कहते हो कि लिंग और वचन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो अब एक बात बताओ, लड़के ही क्या 3 शादी कर सकते हैं? हम कर लें तो आप बताओ। अगर हम भी तो कर सकते हैं भाई, लिंग और वचन के। अब आप भाई सही, उनका तर्क था नहीं सही था। बोले लड़के कह रहे हैं, जो आदमी ठलुआ ये कहते हैं कि हम 3 शादी कर लें, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, और हम कर लें तो कोर्ट का लफड़ा हो जाएगा। आप बताओ, एक सोचने वाली बात होती है। दोनों पक्ष सोचना चाहिए हमेशा, लड़कों को, कोई भी हो, मतलब हम लोग तो शिक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें ये दिमाग से सोचना चाहिए। आप 3 शादियाँ कर रहे हो, अब मान लो वही महिला अगर 2 और कर ले आदमियों को, तुम रख लोगे? फिर उसे बोलो रख लोगे? नहीं रखोगे। तो फिर जब तुम पे लागू ये बात नहीं होती तो उस पर लागू कैसे कर रहे हो तुम? ये तो कोर्ट ने क्या कह दिया था? बोले ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिविल संहिता लेके आएंगे। क्या लाएंगे? सिविल संहिता। अनुच्छेद कौन? 44। बोले समान रहा करेगा, एक करो एक। ठीक है? कोई दिक्कत आओ तो उसके लिए सब्टेक्शन लिखा हुआ है उसमें।
बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई लड़की या कोई लड़का पीछे पड़ जाए ना तो सरकार तक की धज्जियां उड़ा देता है, ध्यान रखना। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए सही से। वह कोई औरत पहुंच जाए, मान लो अभी पहुंच जाए, बोले 3-3 जी कर रहा है, 3-3 हम भी करेंगे, बोलो अक्ल ये आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। जब शेर को सवा शेर मिलता है तभी आता है। महिलाएं बेचारी बहुत वैसी होती हैं, कुछ कहती नहीं है, बोले ठीक है तुझे जो मर्जी वो कर ले, तब करना है। अब नहीं, अब वो ड्राइवर वाला केस नहीं हुआ, देखा 14 मारे, 14 छप्पड़ मारे ना, 22। हाँ भाई टमाटर बना दिया उसने केले, पता नहीं कौन सी गुस्सा में थी वो। मुझे ऐसा लगता है उसका कोई धैर्यवान था। हाँ उसने अनुच्छेद 50 पढ़ लिया था, मुझे लगता है उसने नीति निर्देशक का अनुच्छेद 50 पढ़ लिया था कि शांति बनाए रखना है, उसी में बढ़िया है, ठीक है। इंटरनेशनल कोई भी बात नहीं चाहिए, सही। चलिए वो अलग बात है, मैटर है अपना अपना। आगे आ जाते हैं। तो न्याय परिवर्तनीय है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन वाद योग्य नहीं है, आप वाद विवाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट और बताओ क्या है इसमें, देखो इसे राज्य लागू करते हैं क्या, मूल अधिकार को, देखो राज्य नहीं करते हैं। कौन कराएगा, कोर्ट कराता है, सही है। न्याय नहीं, मतलब राज्य नहीं, इसमें बताइए राज्य लागू कराते हैं, तो देखो राज्य कराते हैं, इसमें राज्य के लिए होता है, राज्य के लिए, सही। अगला बताओ, इसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, बोलो यस या नो, इससे कर सकता है, हमने बताया भी था स्टार्टिंग में। देखो इसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। हाँ 21 राष्ट्रपति निलंबित करने का यानी सस्पेंड करने का आदेश है। सस्पेंड करता है, टर्मिनेट नहीं करता है ना। दो कंडीशन होती है, एक सस्पेंड होता है, हाँ ये तब करता है जब कोई इमरजेंसी आ जाए, तभी आपके मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, ये निलंबित कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। क्या इसको करता है, नीति निषेध तत्वों को नहीं करता, तो लिख लो नहीं कर पाता है, निलंबित नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे लिखूँ, आप लिख लेना, राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर पाएगा। आगे बताइए, मूल अधिकार क्या होता है, जन्मजात होता है। जैसे आपका जन्म हो गया, आपका मूल अधिकारों पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। और नीति वाले राज्य पर होता है। देखो ये जन्मजात होते हैं, जन्मजात आपको मिल जाएंगे। आप भारत में जन्म आपने ले लिया तो इसके सारे मूल अधिकार आपके हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो मूल अधिकार दिए गए हैं। नीति ने तो देखो राज्यों के लिए होते हैं, तो राज्य द्वारा या सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, सरकार के द्वारा। जितनी भी योजनाएं चलती हैं सब किसके अंदर आधीन आएंगी, राज्य सरकार के। वो चलाना चाहे चलाए, नहीं चलाना चाहे तो मत चलाए, बंद कर देगी, ठीक है। मूल अधिकार जो है उसको लोग कानूनी मानता है, कानूनी मान्यता क्या है, कानूनी मानता है, सही है। और इसको क्या है, नीति तो चलो राजनीतिक, इसको राजनीतिक मानता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आपके मूल अधिकार है, ठीक है। देखिए और समझिए, मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन नीति निर्देशक का तत्वों का कौन करता है संरक्षण, कौन करता है, राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। तो हमारे हिसाब से आपको मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। तो आज के लिए हम अपना इतना टॉपिक रखते हैं, कल नेक्स्ट मिलेंगे आपको इतिहास के साथ, हिस्ट्री के साथ। कल हम लोग हिस्ट्री कराएंगे, ठीक है, हाँ हिस्ट्री चलेगी इस